दोस्तों स्वागत है आप लोग आपसे सर्कल में सभी लोग को गुड मॉर्निंग सुप्रभात। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वो 9th हो गया, 10th हो गया, 11th पे आ चुके हैं। यानी हम लोग 11th के एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स में मतलब कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में हम लोग 11th क्लास में आ चुके हैं। 9th और 10th ख़त्म कर चुके हैं। 2 दिन लगा, एक दिन में 9th हुआ और दूसरे दिन में क्या हो गया, 10th हो गया। तो 2 दिन हम जो है लगा के ख़त्म कर चुके हैं। तीसरा दिन है मेरा और तीसरे में 11th कक्षा में। 11th कक्षा में लगभग जो है 3 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल जो है 11th का इकोनॉमिक्स दिया गया है और हम एक एक चीज़ करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। दिखाए आप लोगों को ट्रू कैसे बीपीएससी और दरोगा सेम क्वेश्चन उठा के सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सहित पूछ दिया है लाइन बाय लाइन। तो जो टेलीग्राम पे हैं वो लोग क्वेश्चन देखते हैं डेली रात 8 बजे जो टेस्ट होता है एनसीईआरटी का, जो यहाँ हम कराते हैं। तो 2 बार वीडियो देखिए और 1 बार टेस्ट दीजिए। 2 बार जरूर देखिए। एक तो आप यही लाइव देखेंगे आप लोग, और दूसरा बार आप फिर शाम में 1 बार देख लीजिए वीडियो को, और उसके बाद जाके बिना स्किप किए बिना भगाए हुए आप देखिए आराम से, और फिर दोबारा जाके क्या कीजिए, टेस्ट लगाइए। 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। और एनसीईआरटी जितने आसान तरीका से करा देते हैं, आप ही लोग बताते हैं कि इतने आसान से कहीं नहीं हो रहा है और ना समझ में आता है जल्दी। ठीक है, तो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक, ठीक है, शेयर, ये सब करते रहिए। जो आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे वीडियो पहुँचाइए, ताकि जो लोग तक नहीं पहुँचा है चीज़ें वहाँ तक भी पहुँचे और चैनल भी थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग तो सभी अपने हैं, ठीक है, सभी से जान पहचान है। तो आप लोग जो क्या करना है, इसको थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहले हम चैप्टर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ये है। ठीक है, एनसीईआरटी ये जो बुक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9th का 11th का, यहाँ पे आते हैं इसका कौन कौन सा चैप्टर है आज। ठीक है, तो चैप्टर जो, एक सेकेंड, उद्देश्य का आ गया, अध्याय आ गया। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो आपके चैप्टर दिख रहे हैं, ठीक है, कि विकास और नीतियाँ और अनुभव 1947 से 90 तक दिया गया है। और यहाँ पहला चैप्टर है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है कि स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, हम अभी पढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे हम क्वेश्चन के थ्रू से, टेंशन नहीं लीजिए, धड़फड़ा भागने ले गया क्या क्या बताएगा। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय और आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार, जनांकीय परिस्थिति, व्यावसायिक संरचना, आधारिक संरचना, ये जितना बुक में दिया है ना, इतना अगर लेंदी करने लगेंगे तो आप तो भागिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक देखना है। और पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या है, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। ये 2 चैप्टर अभी कम से कम हम लोग देखेंगे। यानी पेज नंबर 30 तक हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है आज। ठीक है, और टोटल कितना पेज है इसमें देख लीजिए आप, टोटल 212 पेज है इसमें। ठीक है, 212 पेज का एनसीईआरटी है। 30 पेज आज हम ख़त्म करेंगे। 3 से 4 दिन में आपका क्या कर देंगे, 11th को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो मौलिक कर्तव्य दिया जाता है हर किताब में एनसीईआरटी में। अभी यहाँ से हम लोग जो है अध्याय जो है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक व्यवस्था, इतना लेंदी हम पढ़ेंगे नहीं। आपको पढ़ने का ट्रिक हम बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं वो आपको पता होगा। ये एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये जो हम दे रहे हैं ना, अभी देख लीजिए कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की ईमानदारी में प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए थे, यानी सरकार नहीं कर रही थी देश में उस टाइम प्रयास, और कुछ लोगों ने प्रयास किया था इसको लेके। और उन लोग कौन कौन थे आप देख लीजिए नाम। ठीक है, दादा भाई नरौजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वीके राव, आर देसाई। ठीक है, ये सब लोग थे। अभी इस समय इसे एग्जाम्पल में दिखा दिए। चलते हैं आपको लेके हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए भारत में मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था जो है बना था देश में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में, और 85% जनसंख्या गाँव में रहती थी। ठीक है, और ये गाँव में रह के क्या करती होगी, खेती करती होगी, कृषि पे आधारित थी। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी काम करती थी। हम इसलिए बता रहे हैं ना कि वहाँ ट्रू लाइन एकदम लिखा हम दिखाएंगे आपको। अब इसीलिए दिखा देते हैं कि यही लाइन वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिए हैं, धड़फड़ाने की बात नहीं है। आराम से अभी हम करेंगे, टेस्ट को आराम से लगाएंगे। ठीक है, चलिए सुएज नहर के बारे में देखिए दिया है ना। ये देखिए ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत दिया गया था। ठीक है, दिया है, इधर आना।
ठीक है। एकत्रित, यद्यपि कुछ सीमाएं और फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनगणना होती रही। 1921 का पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था, ठीक है। द्वितीय सोपान का प्रारंभ 1900 के बाद के माना जाता है, किंतु इस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही समृद्धि दर बहुत अधिक थी, ठीक है। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचकों को भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं कुल मिलाकर साक्षरता दर मात्र 16% से कम थी। ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको हम कह रहे हैं पढ़ने के लिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि ट्रू लाइन जब उधर करेंगे ना तब आप कहेगा अरे यार क्या गुरुजी गजब मान गए, ठीक है, मान गए। ये बात बाद में बोलिएगा आप, ठीक है। चलिए, कह रहा संक्रमण वायु और जल के सहारे फैलने वाले संक्रमणों का प्रकोप था, उससे व्यापक जनहानि का होना एक आम बात बनी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी और विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। मतलब मृत्यु जो है, लोग मरते बहुत ज़्यादा, चाहे बच्चा हो या सकल टोटल हो, ठीक है, दोनों स्तर पे। भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार हो गई है, अभी 40 का, अभी तो 28 पर ले आया है बिहार घटा के, ठीक है, 28-29 पे। तो उस समय जो है 218 था। मतलब अभी जो मानिए कि 30 के अप्रॉक्स में आ गया है शिशु मृत्यु दर। उस टाइम 1000 में 218 बच्चा मर जाता था, समझिए। जीवन प्रत्याशा जो है 68 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष की ही थी। उस टाइम 44 वर्ष लोग जीता था, अभी देखिए 70 तक करीब पहुंच गया है। यही सब चीज़ जो अभी दिख रहा है ना, हम इसलिए दिखाए हैं। ये टोटल ट्रू बाय ट्रू लाइन अभी हम आपको कराने वाले हैं। अब चलते हैं लेके, 5 मिनट हो गया आपको क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 5 मिनट इसमें खाए कि आपको समझ में आए कि जो हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए व्यावसायिक संरचना के बारे में जो दिया है, ठीक है, हम सब करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ ही लेके आपको चलते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला ही जो है चैप्टर है 11th का, जो बोले थे वही है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11th दिख रहा है स्क्रीन पे, कक्षा 11 दिख रहा है ना। हाँ ये देखिए ना, कक्षा 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यही टॉपिक था। पहला चैप्टर क्या था, विकास नीति और अनुभव 1947 से 90 तक, ठीक है। मतलब इकाई फर्स्ट है, और इसी में फर्स्ट अध्याय था कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर था। अब इसी के क्वेश्चन आंसर और ट्रू दृष्टि से जो है दृष्टि करें, NCERT का जो लाइन बाय लाइन है वो आपको हम मिला देते हैं। लाइन बाय लाइन एकदम मैच करते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, जूम आउट कर दिए हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है। आंसर तो हम करा ही देंगे बाद में। कि भारत औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो उसके बाद नीचे आना है, सबसे पहले नीचे कि सत्य है। अभी दोनों जो कथन है इसमें हमको खोजना है कि सत्य कौन है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ये लाइन नहीं भूलना है कि औपनिवेशिक शासन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, इस काल में देश के विनिर्माण गतिविधि की चर्चा नहीं मिलती है। पहला लाइन दिया कि विनिर्माण की चर्चा नहीं मिलती है, ये बेवकूफ़ी वाला बात करता है। विनिर्माण हुआ था, और कैसे हुआ था, विनिर्माण किसे कहते हैं, ये तो पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, इसीलिए अभी पूरा डिटेल नेक्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है। विनिर्माण हुआ था, विनिर्माण की कह रहा है चर्चा ही नहीं मिलता है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। दूसरा कह रहा है इस काल में इंग्लैंड में भारत का एकमात्र कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बना रखा था। हाँ, इस समय में इंग्लैंड क्या किया, भारत को एकमात्र कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बना लिया कि तुम हमको कच्चा माल भेजो, कच्चा माल भेजो। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा सही था, लेकिन पहला क्या था, गलत था। हमको पूछा था सत्य, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा गया था, सत्य पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा। अभी देखिए, अब इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कल किए थे बहुत अच्छा लगा था, तो ऐसे ही करते जाएंगे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है औपनिवेशिक काल में देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही थी। विनिर्माण मतलब होता है कि निर्माण का उल्टा, ठीक है। विनिर्माण, सूती और रेशमी वस्त्र, धातु आधारित और बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्पकारों को केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में विख्यात हो चुका था, ठीक है। तो भारत जो है क्या कह रहा है कि जो भारत के जो लोग थे, सूती रेशमी वस्त्र धातु आधारित जो छोटे छोटे ये बनाते थे, बहुमूल्य मणि रत्न के जो है शिल्पकार थे, इस सब के केंद्र के रूप में भारत पूरे विश्व में चर्चित हो चुका था, ठीक है। तो ये हो गया कि विनिर्माण के गतिविधि की चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। विनिर्माण की गतिविधियाँ
रही भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पहला। दूसरा कह रहा है औपनिवेशिक शासन, मतलब कि ये कथन क्या था, नहीं की जगह हाँ होना था, तो वो गलत हो गया है। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप में बदल डाला था। मूल रूप कैसे बदल डाला कि भारत इंग्लैंड को कच्चा माल की जो आपूर्ति करने वाला देश बन गया था। यहाँ से कच्चा माल जाता, इंग्लैंड की फैक्ट्री में बनता, और फिर वही जो है सूती वस्त्र या फिर माल बन के भारत के बाजार में आके बिकता। वो क्वेश्चन सब अभी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पहला समझ में आ गया होगा कि ये जो है यहाँ पे अगर हाँ होता, ठीक है, तब ये भी स्टेटमेंट सही होता और ये भी सही होता, ठीक है। समझ में आ गया ना दोनों स्टेटमेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 2 नंबर स्क्रीन पे कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें सही को चुनिए। इस सही या नहीं, सीधे ऊपर वाला लाइन पढ़ने के जस्ट बाद कहाँ आना, देखिए 2 चीज़ करना। पहले तो आपको ये पढ़ना, ठीक है, ये पढ़ते ही आपको नीचे आना, ठीक है। नीचे ये देखना, बीपीएससी दरोगा किसी भी एग्जाम में आप जो है कहेंगे बहुत लोग सर ये दरोगा का पैटर्न नहीं है। बिल्कुल पैटर्न है, आपको जो कराते हैं आँख मूंद के करते जाइए। और आप PIQ में उल्टा के देखिए 9th का और 10th का NCERT कराए हैं, आप देखिए ट्रू क्वेश्चन उठा के एग्जाम्पल सहित पूछा है कि नहीं पूछा है। तो हम जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन देते हैं वो एकदम जो है दोनों मिक्स होता है, बीपीएससी और दरोगा के व्यू से, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। बीपीएससी, BSSC और दरोगा किसी की तैयारी करते हैं NCERT रटना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो आप जानेंगे आप हमें बता दीजिएगा, जितना हम जानते हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है सही कथन चुनने के लिए। तो देखिए पहला है औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीति शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक हित के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थी, ठीक है। तो आपको लगता है कि प्रेरित थी, नहीं थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आर्थिक नीतियाँ जो औपनिवेशिक शासन की जो आर्थिक नीतियाँ थी शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से नहीं प्रेरित थी। शासित देश हम पर कौन शासन कर रहा था, इंग्लैंड। वहाँ के लोग या वहाँ के जो देश की आर्थिक जो नीति थी उसके संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थी, तो ये गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, फिर से इसको करते हैं। औपनिवेशिक शासक की आर्थिक नीतियाँ, औपनिवेशिक शासक की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित था, नहीं। देखिए औपनिवेशिक शासक जो थे उसकी आर्थिक नीतियाँ जो थी वो शासित देश और वहाँ के लोग के आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि हम पे कौन राज्य कर रहा था, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के आर्थिक हित के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित था। सब सोच रहा था कि ऐसा यहाँ पे औपनिवेशिक शासक ऐसा नीति बना रहा था कि इंग्लैंड के आर्थिक हित कैसे जुड़ा हो उससे, ठीक है, उसका संरक्षण हो, उसकी वृद्धि हो, संवर्धन हो। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा था, इंग्लैंड के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। हम शासित देश हम थे, तो हमारे और हमारे लोग के लिए जो है आर्थिक नीति नहीं थी। ये किसके हिसाब से बनाया जा रहा था, इंग्लैंड के आर्थिक हित के संरक्षण और संवर्धन के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, अंग्रेजी शासनकाल की स्थापना से पूर्व भारत की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। अंग्रेजी शासन की स्थापना की से पूर्व भारत, बिल्कुल जब तक अंग्रेजी शासन नहीं आया था तो भारत एक कैसा था, भारत एक कैसा था बताइए, भारत एक जो है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? यानी जब तक अंग्रेजी शासन की स्थापना नहीं हुआ था भारत में, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था जो था एकदम स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये 2 नंबर सही था, इसमें सही आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, वही बात को एक्सप्लेन किया जो हम आपको बता दिए, ठीक है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि की दशा, करा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नीचे कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य कौन है। तो यहाँ ऊपर के जस्ट बाद नीचे आना और अब आना है स्टेटमेंट पे, अब आना है आपको स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट, इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। तो बताइए, इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी ब्रिटिश शासन के दौरान? बिल्कुल देखी गई थी। यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बन गया था ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कृषि के जितने क्षेत्र थे उसका मतलब प्रसार हुआ, जिस कारण कृषि उत्पाद में जो है वृद्धि देखी गई। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा है कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हुआ। कृषि का व्यवसायीकरण कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि नहीं, एक सेकेंड, कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हुआ, ये दे रहा है ना। तो कृषि का व्यवसायीकरण जो है
देश मतलब उस टाइम कृषि के व्यवसायीकरण का जो है नगदी फसल था, उसकी उच्च उत्पादकता के लाभ के लिए किसान को जो है नहीं मिल पाता था, लेकिन व्यवसायीकरण हुआ था, कृषि को व्यवसायीकरण किया गया था, लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिल रहा था। तो ये नहीं जो है गलत है, ठीक है। तो 2 नंबर गलत हो गया। इस काल में कृषि उत्पादकता में कमी रही, ठीक है। तो कृषि देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन अलग चीज़ है, उत्पादकता अलग चीज़ है, ठीक है। अब उत्पादन और उत्पादकता समझेंगे थोड़ा देर में। तो पहला सही है और तीसरा सही है। कैसे? उत्पादन और उत्पादकता का मतलब क्या होता है? जैसे मानिए आपके पास 5 बीघा ज़मीन है और आप जो है उसमें खेती किए तो आपको 50,000 कुंटल हुआ गेहूँ, ठीक है। किसी के पास 2 कट्ठा है तो आपके 1 बीघा अगर पर कट्ठा देखें तो 1 कट्ठा में 2 कुंटल हुआ 50 बीघा में, ठीक है। 50 बीघा में 1 कट्ठा में 2 कुंटल हुआ और कोई आदमी है तो आपका उत्पादन अधिक है, ठीक है। अगर मानिए और दूसरा लड़का है, दूसरा लोग है, उसके पास 2 कट्ठा ज़मीन है और 1 कट्ठा में 5 कुंटल उपजाया है, तो आप 1 कट्ठा में 2 उपजाए थे, ज़मीन ज़्यादा था इसीलिए आपका उत्पादन अधिक था। लेकिन इसके पास ज़मीन कम है और कम ज़मीन में ही आपसे अधिक पर कट्ठा उपजाया, इसलिए इसको उत्पादकता क्या है? अधिक है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है उत्पादन तो अधिक हुआ था लेकिन उत्पादकता में क्या थी? कमी थी। तो दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। ये सही है और ये जो है व्यवसायीकरण नहीं दिया, ये अगर देता हुआ है तो ये सही हो जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इसके मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। बताइए। केवल 1 और 3। यहाँ देखिए जितना यहाँ पे तसल्ली से सुनिएगा उतना ही टेलीग्राम पे तसल्ली से धूम धड़ाम मचाइएगा आप, ठीक है। एकदम 22 में 22, 25 में 25, 30 में 30 लाइएगा। जखने हम धड़फड़ाएंगे भागेंगे आपको समझे नहीं आएगा, और आपको जब समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कहिएगा कि एनसीईआरटी समझे नहीं आता है। एनसीईआरटी समझ में आता है, उसको समझने वाला चाहिए, ठीक है। वो कहता हमको समझो, ठीक है। लड़कियाँ नहीं कहती कि हमको आप समझ भी नहीं करते हैं, क्या समझे भाई तुमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, नए नए लोग को अनुभव होता है इस चीज़ का। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? हमको विचार करना है, ठीक है। और इसमें भी क्या सही है वो चुनना है। हम बताते हैं कि ऊपर पढ़िए और जो विचार रखने के है तो नीचे आगे देखिए क्या है, नहीं है कि गलत है। इसी चक्कर में कल भी आप लोग टेलीग्राम पे बहुत क्वेश्चन गलती किए थे, वो बोल रहे थे कि सर देख ही नहीं पाए नीचे क्या था। तो ऊपर और नीचे दोनों, पहले ऊपर और फिर नीचे, ठीक है। प्रोसेस है भाई, प्रोसेस। स्टेटमेंट 3 है, 3 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के बारे में है, दिया गया है, इसको देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल यानी ब्रिटिशर जब हमारे यहाँ हम गुलाम थे, ब्रिटिशर के शासन कर रहा था, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे पहला वाला क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट न था, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। चलिए दूसरा है कि इस काल के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था बदल गया। यहाँ तक गलत हो गया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था भारत बन पाया था? नहीं बना था। भारत जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही रहा था, ध्यान रखिएगा। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही रहा। भारत की 85% जनसंख्या जो है गाँव में रहती थी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कृषि पे ही डिपेंड करती थी। 85% जनसंख्या, एनसीईआरटी में पढ़े ना हम लोग, तुरंत पढ़ के आए ये चीज़। 85% जनसंख्या गाँव में बसी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर हुआ करती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में नहीं बदला था। चलिए तीसरा है कि इस काल में एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। ये स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है कि इस कृषि क्षेत्र जो था उसकी गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र दिया ना कि इस काल में एक बड़ी जनसंख्या के पास व्यवसाय था, फिर भी कृषि में गतिहीनता के विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। ये सही है। अब कैसी सही हम बताते हैं कि कृषि जो था उस टाइम, कृषि क्षेत्र, उसमें गतिहीनता था। उसका कारण क्या था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है, भू राजस्व प्रणाली, वो सबको धीरे धीरे घसीट रहा था, ठीक है, गतिहीन बना रखा था। तो मेन था इसमें कौन चीज़? भू राजस्व प्रणाली, वही जो है गतिहीनता बनाए रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, क्योंकि हमको सही पूछा था तो सही हम आंसर मारेंगे, 1 और 3 हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखेंगे तो यही बात होगा, लिखा हुआ कि ब्रिटिश शासन, औपनिवेशिक शासनकाल में अंतर कृषि के क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये बात सही हम लोग पढ़े अभी, परंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। यही भी देखे थे, इससे पिछला वाला भी क्वेश्चन में यही चीज़ था ना कि कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादकता में कमी हो रही है। दोनों उत्पादन और उत्पादकता देखते रहना आपको। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक
औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली को ही माना जाता है। बिल्कुल यही बात है, आपको बता दिए कि भू राजस्व प्रणाली जो था वही औद्योगिक क्या कर रहा था, कृषि को गतिहीनता दे रही थी। और औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था बना रहा। देश के 85% जनसंख्या गाँव में बसी थी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। तो ये कहा औद्योगिक बदल गया था, इसीलिए उसको गलत किया स्टेटमेंट को। ठीक है, तो पता चल गया आपको पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसा ही पढ़ना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। भले 1 घंटा में हम लोग 40 क्वेश्चन ही पढ़ पाएँ, 40 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएँ, लेकिन ये 40 क्वेश्चन नहीं, आपका सीधे 11th का 3-4 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर 11th का जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दूसरा इससे भी अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो चैप्टर भी कराएंगे आराम से बस तसल्ली से आपको सुनते जाना। और टेलीग्राम पर 8 बजे टेस्ट बिल्कुल लगाइए, कुछ लोग टेस्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। कॉन्फिडेंस लेवल तभी आएगा जब यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसी चीज़ को आप आंसर करेंगे और समझेंगे कि कैसे आंसर हुआ। क्योंकि हम ट्रू क्वेश्चन नहीं देते हैं टेलीग्राम पे, हम क्वेश्चन बदलते हैं, चेंजिंग करते हैं। ठीक है, ये मेरी आदत है। आप रट के जाइएगा, सोचिएगा कि हम ये आंसर रट लें और मार दें, कभी से आंसर सही नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन हम सेट कर रहे होते हैं खुद से। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विऔद्योगिकरण हुआ है, बिल्कुल सही है, आज ही बताए थे विऔद्योगिकरण हुआ है। अच्छा, विऔद्योगिकरण क्या होता है बताते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, जो रीजन है बहुत लोग समझ गए होंगे, ये स्टेटमेंट था ब्रिटिश शासन में भारत का विऔद्योगिकरण हुआ है और इंग्लैंड के उद्योग के उत्पादन है तो भारत के कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया था। ये तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ गया है, तो ये भी सही है और ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। क्या ना, उपयोगिता का सही अंतर चयन कीजिए, तो दोनों सही है और व्याख्या करता है। अब दोनों सही है और व्याख्या करता है, तो इसके एक्सप्लेन को हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन को क्या कह रहा है। ठीक है, अब समझ जाइएगा। ब्रिटिश शासक ने भारत में विऔद्योगिकरण किया। विऔद्योगिकरण मतलब जितने छोटे छोटे उद्योग थे भारत में उसको बंद करवाने का काम किया किसी तरह। ठीक है, सब प्रक्रिया अपना के। विऔद्योगिकरण, उद्योगीकरण का उल्टा, जिसमें उसका दोहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। दो उसके उद्देश्य थे विऔद्योगीकरण करने का, 2 उद्देश्य था। ठीक है, और 2 उद्देश्य क्या था, एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहता था। यानी भारत जो है, फिर से समझिए, वो विऔद्योगीकरण कर रहा था। कौन कर रहा था? ब्रिटिश शासक भारत में विऔद्योगीकरण कर रहा है। इसका 2 उद्देश्य था। पहला कि इंग्लैंड में उस टाइम जो है उद्योग धंधा लग रहा था, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए ना उद्योग धंधा चलाने के लिए, तो ये कच्चा माल भारत भेजता, सप्लाई करता, यानी भारत निर्यातक हो जाता है इंग्लैंड को कच्चा माल का। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा, ये कच्चा माल से जब सामान बन जाएगा तो बिकेगा कहाँ, तो उन उद्योग के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार, तो भारत को एक बाजार बना देता और उस सामान यहाँ पे बेच लेता। समझे ना, ऐसा ही समझना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विऔद्योगीकरण के पीछे औपनिवेशिक शासक के उद्देश्य के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी वही बात, पिछला जो क्वेश्चन पढ़े सेम वैसा ही क्वेश्चन है और कह रहा है निम्नलिखित कथन में कौन से सही हैं। और सही हैं और दोनों पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, इनका उद्देश्य इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना था। तुरंत पढ़े हैं, समझाए भी है, बिल्कुल सही है। चाह रहा था इंग्लैंड जो विकसित हो रहा आधुनिक उद्योग, उसका जो उत्पाद निकलेगा, उत्पादन होगा, उसके लिए बाजार जो है भारत हो। सही है। ब्रिटिश शासक का मुख्य उद्देश्य भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चा माल का निर्यातक, यानी भारत जो है इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चा माल यहाँ से निर्यात करता। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। तो सही आंसर इसका पूछा क्या होगा, तो सही आंसर होगा सी। चला पता? चलिए, अब वही बात जो हम बोले हैं, जितना बात बोले हैं ना वही बात को लिख दिया है। देखिए, कहिएगा तो हम फास्ट में पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, ऐसे कर देते हैं, तो बड़ा करेंगे ना स्क्रीन पे तो आप लोग को दिखेगा। कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई, परंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीपत उद्योग को प्राय अभाव ही बना रहा। यानी भारत में जो है उद्योग जो है इसका पैसा ही कमी था कि भावी उद्योग जो है आगे क्या हो, प्रोत्साहित हो। ये पूंजीगत उद्योग वो होते हैं जो तत्कालिक उपभोग के काम आने वाली वस्तु के उत्पादन के लिए मशीन और कालपुर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन होता है पता चल गया होगा। ठीक है, पूंजीगत उद्योग। अब इसमें कह रहा है कि भारत में हो रहे विऔद्योगीकरण, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कि पीछे विदेशी और औपनिवेशिक जो शासक थे उसका दोहरा उद्देश्य था, 2 उद्देश्य था। एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहता था। दूसरा, इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उत्पादन, आधुनिक क्या लिखा,
आधुनिक उद्योग के उत्पादन के लिए भारत का विशाल बाजार बनाना चाहता था। इस प्रकार उन उद्योग के प्रसार के सहारे वो अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहता था, इनकम ज़्यादा करना चाहता था। ठीक, यानी हमारा ही कच्चा माल हमसे ले जाता और वो अपने फैक्ट्री में उसको क्या कर देता, फिर से विनिर्माण मतलब कि सामान बना के और हमको बेच लेता। हमसे ले जाता 1 रुपया में, बेचता हमको 40 रुपया में, यानी 39 रुपया का प्रॉफिट अपना जो है सिर्फ सामान को री करने में लेता। ठीक है, बनाने में। तो यही चाह रहा था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में जनांकीय, ये क्वेश्चन डेंजर भाव, जनांकीय परिस्थिति की इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 2 3 तीन को कथन आपको दे दिया गया है। ठीक है, 3 में कह रहा है विचार करने के लिए। अब आंसर क्या होगा तो आगे चलेंगे देखेंगे। देखिए, जननांकीय परिस्थिति के बारे में दिया है। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जननांकीय परिस्थिति में जो है कह रहा है 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सही है अभी हम बताए थे, आगे लिखा है सही। पहला है कि निम्न सकल मृत्यु दर सकल निम्न था, तुरंत पढ़ के आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग मर रहा था। ठीक है, निम्न जीवन प्रत्याशा कम था, मात्र 40 वर्ष था। पढ़े ना हम लोग, 40 वर्ष के करीब लोग जी रहे थे, 45 वर्ष के आसपास, अभी तो 70 वर्ष के आसपास चला गया। तो ये बिल्कुल ये सही है, ये गलत है। और उच्च शिशु मृत्यु दर बिल्कुल 238 पर है ना कि 238 लोग मर जाते थे, 238 बच्चा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये गलत है और ये सही है, यानी 2 और 3 क्या है, सही है, और 1 क्या है, गलत है। अब इसका आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। आप लोग छटपटाने नहीं, भागना नहीं। ठीक है, कि उपयुक्त परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन में संबंधित कथन को चुन कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, मतलब 1 तो गलती था, 2 और 3 सही था। ठीक है, देखिए आप लोग, अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जननांकीय परिस्थिति में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, यानी लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। साथ में शिशु मृत्यु दर भी ऊंची थी, लेकिन जीवन प्रत्याशा दर निम्न था, लो था, कि लोग कम उम्र जीते थे, 40 वर्ष के आसपास। बच्चा भी खूब मर रहा था और ऐसे लोग भी क्या हो रहे थे, खूब मर रहे थे। ठीक है, चलिए, शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं, ठीक है, मृत्यु दर किसको कहते हैं, जीवन प्रत्याशा किसको कहते हैं, समझ लीजिए। और सेम क्वेश्चन 69th बीपीएससी पूछा था शिशु मृत्यु दर के बारे में। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किसका है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, आपको जो इस बार शिशु मृत्यु दर पूछा है, अगला बार मृत्यु दर पूछ देगा, जीवन प्रत्याशा पूछ देगा। देखे ना बीपी 69th बीपीएससी का क्वेश्चन था ना, यही कि शिशु मृत्यु दर के बारे में। पहला स्टेटमेंट परिभाषा था, दूसरा स्टेटमेंट में क्या था कि कितना है, तीसरा स्टेटमेंट में था सबसे अधिक किस राज्य में है। अच्छा, उठा एक और स्टेटमेंट था, कहा था गलत छांटिए। तो मध्य प्रदेश की जगह क्या दे दिया था, उत्तर प्रदेश दिया जाता है। ये आंसर हो गया था। एक ये गलत था, और 1000 के जगह जो है मात्र 100 बच्चा दिया था, तो ये गलत है। 2 स्टेटमेंट उसमें गलत था। चलिए मृत्यु दर देखते हैं। ठीक है, मृत्यु दर क्या होता है, एक विशिष्ट जनसंख्या या क्षेत्र के लिए 1000 लोग की संख्या की एक अवधि 1 वर्ष के दौरान होने वाली मृत्यु को मृत्यु दर कहते हैं। मानिए कि भारत में है आप लोग बिहार, ठीक है, तो बिहार में 1000 लोग हैं, 1000 लोग ले लीजिए, एक साल में 1000 लोग में क्या वो लोग मरा, 40 वो लोग। ठीक है, मतलब कि जितना जनसंख्या है उसको अगर हम मतलब 1000 के हिसाब से देखते हैं तो पर 1000 में एक साल में 40 लोग मरा है पर 1000 में, इसीलिए इसको हम लोग मृत्यु दर बोलेंगे 40। अब समझ में आया मृत्यु दर कैसे निकला। अगर चलते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में, तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में 1 वर्ष में, कल भी इससे क्वेश्चन था, में उससे कम उम्र में मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो जन्म लिया, ठीक है, जिंदा लिया, और जिंदा लिया तो 1000 ऐसे बच्चा को ले लीजिए, और ये 1 साल से कम उम्र तक, यानी जन्म जो लिया है जिंदा, वो तो जिएगा कुछ दिन, तो जीने के साथ साथ 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के अंदर में 1000 में क्या गो जो है बच्चा मर गया, उसी को शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जो एक दी गई उम्र के बाद जीवन के शेष बचे वर्षों की औसत संख्या को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, एक दी गई उम्र के बाद जीवन के शेष बचे वर्ष की औसत संख्या को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अभी जो है 69 कुछ साल है, ठीक है, यह 70 के आसपास है। तो तीनों स्टेटमेंट समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है आज जो है। अच्छा, ये भी डेंजर क्वेश्चन है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। इतना तो दिख ही रहा है, इतना दिख रहा है ना, बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है औपनिवेशिक शासनकाल में विदेशी व्यापार के संबंध में विचार कीजिए। नीचे दिया है सही, ठीक है, नीचे देखिए ना दिया है सही कथन चुनिए, सही। तब ऊपर हम चलते हैं, पहले सही चुन के लाते हैं, सही गलत कर लेते हैं तीनों स्टेटमेंट में, फिर हम लोग आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट था कि इस काल में
भारतीय निर्यात में निर्यात का आकार आयात के आकार से बड़ा बना रहा है। बिल्कुल सही है। कैसे सही है बताते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। औपनिवेशिक काल में निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। अब मानिए कि हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा आएगा। उस टाइम हमें जो है सोना चांदी दिया जा रहा था, इसके प्रवाह पे भी कोई, क्योंकि हम सोना पैसा तो उस टाइम था नहीं कि चलो भाई डॉलर अमेरिकी डॉलर में व्यापार कर लेंगे। उस टाइम सोना चांदी में व्यापार हो रहा था, ठीक है। तो फिर भी ये जो है ज़्यादा आया, फिर भी हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सोना और चांदी के प्रभाव पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा निर्यात अधिशेष होने के बाद भी। तीसरा कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन और व्यापार और सीमा शुल्क पर प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट में थोड़ा देर अभी आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको समझेंगे जब तब समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क के प्रतिबंधकारी नीति का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, जब आप नियम लगाइएगा, कानून लगाइएगा प्रतिबंधकारी, तो दूसरा आदमी आएगा कि व्यापार करने के लिए जल्दी, इतना न नियम कानून होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। अब चलते हैं, इसका आंसर 1 2 3 4। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तसल्ली बनाइए, देखिए जितना तसल्ली बनाइएगा ना, मतलब हड़बड़ से कुछ नहीं होता है। जो लोग तसल्ली से दिमाग से समझ के काम करते हैं उसी का काम होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, आज तक देखें कि धबर करने वाला कोई IAS बन गया हो, कभी देखें ऐसा होता हुआ है? नहीं। जिसमें जितना अस्थायित्व होगा, जितना गहराई होगा, वही व्यक्ति क्या होगा, सक्सेस होगा। ब्रिटिश काल में भारतीय आयात निर्यात में निर्यात का आकार आयात के आकार से बड़ा बना रहा, मतलब कि निर्यात अधिशेष की स्थिति बनी रही, मतलब आयात कम हो रहा था और निर्यात ज़्यादा हो रहा था। परंतु इस अधिशेष से भारतीय व्यवस्था पे भारी हानि हुई। भाई देखिए कि हम ज़्यादा निर्यात जब कर रहे हैं, चीज़ बेच रहे हैं, तो हमको हानि होना चाहिए, हमको लाभ होना चाहिए। जैसे मानिए आप खरीद रहे हैं कि $5000 का सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं $50,000 का, फिर कह रहे हैं कि अभी के हिसाब से फिर कह रहे हैं कि हमको घाटे हो रहा है। कैसे हो रहा है यही चीज़ समझना है कि औपनिवेशिक काल में सिर्फ क्या हो रहा था। असल में इसका प्रयोग तो अंग्रेज भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई अर्थव्यवस्था को खर्च उठाने के लिए जो है उठाने में हो जाता था। इतना न अर्थव्यवस्था को फैला दिया था अंग्रेज, और सारा खर्चा हम ही लोग से ले रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी का खर्चा, विदेशी मुद्रा जो कर्ज लिया गया था उसका जो है सूद देना, जितने खर्चा होता सरकार के खर्चा का उठाना, सब चीज़ें इसी से था। तो औपनिवेशिक काल में सरकार जो है अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियाँ का जो है भारत में विदेशी व्यापार के संरचना, स्वरूप और आकार में बहुत प्रतिकूल प्रभाव करा, जिसके कारण भारत कच्चे उत्पादक जैसे रेशम, कपास, ऊन, नील और पटसन आदि का निर्यातक रह गया है, ठीक है। और साथ ही यह सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये सब अंतिम उपभोक्ता वस्तु इंग्लैंड के कारखाने से बनी हल्की मशीन के आयातक बन गया। मतलब पहले हम जो है अब जो है ये ऐसा नियम बना दिया कि भारत जो है रेशम, कपास, ऊन, पटसन, नील, ये सब भेज देते नील ऊल, और वहाँ जो है इंग्लैंड की फैक्ट्री में क्या बनता इंग्लैंड कारखाना में, तो बनता वहाँ पर रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, और हम उसको खरीद के पहनते। बताइए, सामान कच्चा हम भेज रहे हैं और वो जो हमको बना के सामान भेज रहे हैं। तो यही स्टेटमेंट था तीसरा, समझे। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र को घटते क्रम में सजाइए। मतलब औपनिवेशिक काल में आर्थिक क्षेत्र होता तीनों से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यहाँ लेखा कृषक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, मतलब समझ ही गए होंगे। तो इसमें कह रहा है जनसंख्या कितना था, सबसे ज़्यादा किसमें, उसके बाद किसमें, उसको ऐसे घटते क्रम में सजा दीजिए। उस टाइम पता होगा कि सबसे ज़्यादा लोग कृषि में थे, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सेवा क्षेत्र में, तो थर्ड लार्जेस्ट जो है उद्योग में थे। तो पहला रैंक पे हो जाएगा क्या, कृषि, दूसरा रैंक पे हो जाएगा सेवा और तीसरा रैंक पे विनिर्माण। तो देखिए पहले 1, फिर 3 और फिर 2, 1 3 2, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन पे। सी नंबर में देखिए आंसर दिया, सी नंबर, औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में कार्यशील श्रमिकों का अनुपात जनसंख्या के आधार पर निम्न है। उस टाइम जो है जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहा था तो कृषि में 70 से 75% लोग थे, 80% NCERT भी लिखा ना, ठीक है। सेवा क्षेत्र में जो है 15 से 20% लोग थे, और विनिर्माण यानी उद्योग धंधा में 10% लोग थे, और साक्षरता मात्र 16% है। NCERT का पढ़े हैं अभी तुरंत हम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
ठीक है, कि निम्नलिखित, कोई बात नहीं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसमें असत्य को जानिए। एकदम हम कहते हैं ऊपर के जस्ट बाद नीचे आना है, क्योंकि नहीं तो गलती होने का एकदम 100% श्योर हो जाएंगे, गलती हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत में जनसंख्या समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी। कह रहा विस्फोटक, अभी तुरंत एनसीईआरटी में पढ़े थे, नहीं ऐसा नहीं था, विस्फोटक अवस्था में नहीं था, गलत हो गया। और इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत ऊँची थी, बिल्कुल लोग ज़्यादा मर रहे थे, ये सही है। तो केवल 2, क्या आंसर हम करते रहते हैं, देख रहे हैं, रुकिए, असत्य है, हम आंसर क्या मार रहे हैं, सही वाला मार रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर गलती नहीं होगा। मतलब पहला ब्रिटिश काल में भारत में जनसंख्या दर विस्फोटक अवस्था में थी, तो ये तो है गलत है, ठीक है। और सकल मृत्यु दर जो है ऊंचा था, ये सही है। तो हमको आंसर लेना है नेगेटिव वाला, असत्य वाला, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लीजिए। तो औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले 1881 में जनगणना के एकीकृत किया गया था। अभी तुरंत एनसीईआरटी में पढ़े लाइन को, ठीक है, शुरू में जब दिखाए थे। और 1921 के पूर्व भारत की जनांकीय संक्रमण प्रथम सोपान में था। ये लाइन ट्रू लिखा है, प्रथम सोपान। और द्वितीय सोपान का प्रारंभ 1921 के बाद माना जाता है। जनसंख्या का महान विभाजक किसे कहा गया, 1921 को। लघु विभाजक 1951 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस समय तक भारत में जनसंख्या न तो बहुत विशाल थी और न ही इसकी समृद्धि दर बहुत ही अधिक थी। इसीलिए कथन एक गलती हुआ कि कह रहा था कि भारत में जो है जनसंख्या का जो है समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में है, न तो जनसंख्या ज़्यादा है न समृद्धि दर ज़्यादा, ठीक है, औपनिवेशिक शासनकाल में, इसीलिए गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका कि इस काल में मृत्यु दर बहुत ऊंचा था और विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर तो चौंकाने वाली थी, 248 के आसपास थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का अभाव था, मतलब कि उस टाइम जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है ना, हॉस्पिटल, इसका अभाव था। और प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा आता था, अकाल आता था। इसके कारण से जो है जन सामान्य बहुत लोग जो है गरीब हो गए थे। लोग गरीब होगा, बच्चा को बुखारो लगेगा तो उसको दवा कराने वाला जो है पैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कि अस्पतालें नहीं, देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का अभाव था। तो इसके कारण से जो है छोटा सा बुखार हो जाता, मर जाता। अब बाबा से पूछिएगा, ठीक है, कि बाबा से बताएंगे कि पहले जो है ना काला जर बीमार जो है बुखार है ना, बहुत सारा टाइफाइड है, इससे लोग इतने मरते थे ना, दस्त से मर जाते थे लोग, ठीक है। इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, इतने लोग गरीब हो गए थे, इतना ज़्यादा जब प्राकृतिक आपदा आ रहा था, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं थी इसके कारण। इसीलिए बता रहा है कि लोग गरीब हो चुके थे, मृत्यु दर उच्च हो गया था इसके कारण से। चलिए एक कहावत है, अकाल का है तो याद आ गया, ठीक है, उल्टी नहीं कीजिएगा, अभी लोग सुबह सुबह की घटना है। बंगाल में एक ऐसा अकाल पड़ा था, ठीक है, ये औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान में, कि एक लोग उल्टी करता था तो दूसरा लोग तैयार रहता था कि वो उल्टी करेगा तो वो खाएंगे, ठीक है, ताकि वो जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो भोजन नहीं मिल रहा था जिंदा रहने के लिए। सोचिए कि एक लोग वोमिटिंग करता, दूसरा लोग खाने के लिए तैयार रहता उस वोमिटिंग को, ठीक है, ताकि हम जिंदा रह पाएँ। इतनी भयंकर अकाल थी, बताइए। तो ऐसी स्थिति में लोग नहीं मरेंगे तो क्या होगा, महामारी ने फैलेगा तो क्या होगा, हैजा ने फैलेगा तो क्या होगा, ठीक है, ठीक। ये हिस्ट्री में ही पढ़े थे, लाइन याद आ गया अभी इस चीज़ पर, तो इसीलिए बोल दिए, ठीक है। बहुत लोगों का मन खिंचा गया होगा, कोई बात नहीं, कमेंट करते जाइए सभी लोग, ठीक है, कमेंट में तो कम आता है, इसलिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन जब इतना अच्छा बता रहे हैं तो ये काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के निर्माण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत में रेलवे का जो निर्माण हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखते हैं रेलवे के निर्माण से जो है क्या प्रभाव है। पहला, क्षेत्रीय व्यवधान में कमी आई, बिल्कुल कमी आई। दूसरा, प्राकृतिक व्यवधान में जो है सांस्कृतिक व्यवधान में कमी आई, बिल्कुल ये भी सही है। और कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, ये भी सही है, ठीक है। ये तो तीनों के तीनों सही हमको लग रहे हैं, ठीक है। कैसे लग रहे हैं हम बता देते हैं, पहले एक्सप्लेन कर देते फिर इसके विश्लेषण को देखेंगे। भू क्षेत्रीय यानी जो एरिया है, अभी यूपी है, यूपी मान लीजिए, और ये हम मान लीजिए आंध्रा है, ठीक है, एपी है। ये दोनों के जो है जोग्राफिकल इलाका कितना मतलब दूर है, बीच में पहाड़ आएगा, नदी आएगा, ये सब के बीच जो बाधा था, इस व्यवधान का मतलब होता है बाधा। तो भू क्षेत्रीय व्यवधान में कमी आई, यानी पहाड़ी इलाका, समुद्र, नदी सबको क्रॉस करके रेलवे जो है पहुँच जाए, मतलब तो ये बिल्कुल सही हो गया। समझ में आया ना, प्राकृतिक व्यवधान में कैसे कमी आई, कि बीच में नदी है, हिमालय है, पहाड़ है, कुछ भी है, सबको चीरते हुए रेलवे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, तो ये हो गया सही आपका। दूसरा, सांस्कृतिक व्यवधान में कमी आई, सभी सांस्कृतिक जो है अलग अलग थे, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से नहीं जुड़ता था, लेकिन रेलवे ने सभी संस्कृति को आपस में मिला दिया, यानी उसके बीच जो बाधा था उसमें कमी लाया, ठीक है, ये भी सही है। सांस्कृतिक व्यवधान में कमी, दोनों समझ में आ गया। जैसे कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, बिल्कुल सही है, कृषि के व्यवसायीकरण को भी बढ़ावा मिला। कैसे मिला कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा, बताइए।
तो कृषि के व्यवसायीकरण को ऐसे बढ़ावा मिलेगा कि जैसे मानिए कि आप खेत में पहले कोई चीज़ उपजाते थे, मानिए आलू खूब उपजाते हैं आप लोग, बताइए आलू तो खाने लायक उपजाते थे, कहते थे ज़्यादा उपजा क्या करेंगे, कहाँ बेचेंगे, अपने गांव भर में, ठीक है, या बगल के 1-2 गांव में। लेकिन रेलवे आया तो आपके आलू को रेल में लाद दीजिए और ये रेल आपके बिहार से ले जाके सीधे इसको तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, जहाँ मन वहाँ बेच सकता है। तो यहाँ अब जो है कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा, ठीक है, लोग व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाने लगे। इसको मतलब समझ आया, तीनों स्टेटमेंट धीरे कराएंगे लेकिन सॉलिड कराएंगे भाई साहब। तो ABCD तीनों के तीनों कथन क्या है इसके सही है, सॉलिड होगा, भले स्लो होगा लेकिन क्या होगा, सॉलिड होगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना। जो हम अभी आपको बोले हैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, किन्हीं को पढ़ना है वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, हमने जो बोले होंगे वही चीज़ होगा। ये ट्रू NCERT का लाइन है, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन इसलिए आपको देते हैं ना कि NCERT को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सारा लाइन वहीं से उठा लिया जाएगा और आपको अंदाज़ा नहीं लगने दिया जाएगा NCERT का लाइन है, ठीक है। देखिए औपनिवेशिक शासनकाल में व्यावसायिक और आधारित संरचना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन कैसा होना चाहिए, तो सत्य होना चाहिए, ठीक है। अब मानिए सही वाला को चुनेंगे, गलत वाला को छोड़ देंगे, लास्ट में हम लोग को आंसर कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि इस काल के अंतर्गत देश में रेल, पतन, जल परिवहन, डाक तार जैसी सेवा का विकास जन सामान्य को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया था। बिल्कुल नहीं, कह रहा है कि रेलवे, बंदरगाह, जल परिवहन की, नदी में परिवहन होता समुद्र में वो, और डाक और तार, इस सब का व्यवस्था इसलिए किया था जनता को जो है सुविधा मिले। बिल्कुल नहीं, गलत, पहला ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, भारतीय रेल की शुरुआत कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया, समझाना पड़ेगा, नहीं सही है। भारतीय रेल की शुरुआत लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधान को कम कर आसानी से लंबी यात्रा करने का अवसर दिया, बिल्कुल सही है, लंबा यात्रा कर सकता था, और भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधान को कम किया, बिल्कुल सही है, तुरंत समझे हम लोग। तो 2-3 सही है, एक गलत हो गया। और इस काल में सेवा क्षेत्रक विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार उपलब्ध कराता था, बिल्कुल सही है। सेवा सेक्टर तुरंत हम लोग तो देर पहले पढ़ के आए थे कि सेवा सेक्टर कितना % रोजगार दे रहा था, तो सेवा सेक्टर 15 से 20% रोजगार दे रहा था, और विनिर्माण यानी उद्योग क्षेत्र 10% दे रहा था। ये तीनों क्वेश्चन था ये चीज़ अभी तुरंत, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 2, 3, 4 किसी ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो वही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, 2, 3, 4 दिख रहा है, आंसर हो गया। अब ये जो चीज़ हम आपको बोले हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यही चीज़ ट्रू बाय ट्रू लिखा होगा आपको, ठीक है, जो हम बोले हैं वही चीज़ होगा। देखिए कह रहा औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत देश में रेल, पतन, अच्छा थोड़ा नीचा करना पड़ेगा, अब दिख रहा है। औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत देश में रेल, पतन और जल परिवहन, डाक तार जैसी सुविधा का विकास हुआ, परंतु इसका उद्देश्य जन सामान्य को अधिक सुविधा देना नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों को साधना था। मतलब औपनिवेशिक हित जो उसका छुपा हुआ था वो, ठीक है, वो अपना अधिक से अधिक लाभ चाहता था। सड़क और रेल और आंतरिक व्यापार और समुद्री जलमार्ग का विकास सेनाओं के आवागमन और कच्चे माल के बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए किया गया था। बिल्कुल, सड़क बनाया गया, रेल बनाया गया, आंतरिक व्यापार और समुद्री जलमार्ग इसलिए लाया गया कि सेना को हर जगह जहाँ जहाँ विद्रोह होगा वहाँ पहुँचा जाए, आवागमन आसानी से हो जाए। कच्चा माल बंदरगाह तक आएगा तब तो इंग्लैंड जाएगा, क्योंकि कच्चा माल भारत से इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। और इंग्लैंड से जो सामान बन के आएगा वो भारत कैसे हर गाँव पहुँचेगा, तो सड़क और रेल रहेगा, आंतरिक व्यापार रहेगा, समुद्री जलमार्ग रहेगा तब ना, ठीक है। और कहिएगा तो सर बताइए डाक का क्या काम था और तार का क्या काम था। तो तार व्यवस्था और डाक व्यवस्था जो था उसका मेन काम था कानूनी व्यवस्था को मजबूती देना, ठीक है। तो अगर मानिए कि जो भी सूचना होगा तार से या डाक के माध्यम से इंग्लैंड भी या भारत के एक कोना से दूसरे कोना में क्या होगा पहुंच जाए, जैसे हर जगह तो अंग्रेजी फैक्ट्री नहीं न थी। अब कहिएगा कि इकोनॉमिक्स में भी सर जो है आप हिस्ट्री में घुस जा रहे हैं, हिस्ट्री में नहीं घुस जा रहे हैं, हिस्ट्री है ही ये। कहाँ पढ़ रहे हैं आप, औपनिवेशिक शासनकाल में अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री नहीं रहेगा। चलिए इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग म्यूट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमको मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि हमको जो चीज़ बोल दिए मुँह से ना वो एकदम सही होगा, ठीक है। कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र था, 70 से 75% जनसंख्या कृषि में रोजगार थी, ठीक है। विनिर्माण में 10% और सेवा क्षेत्र में देखिए 15 से 20%। जो आपको बोले वही चीज़, तो वही चीज़ हम एक बार शॉर्टकट में कह दिए हैं, तो दोबारा क्या बोलें उसी चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, छोटा हो दिख रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कह रहा सत्य को चुनिए,
ठीक है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में विदेशी व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया था। पहले लिखते काट दिए, पढ़ते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विदेशी व्यापार को तो प्रतिबंध होगा नहीं। कैसे? वो कौन होता है करने वाला प्रतिबंध व्यापार को भारत में, ठीक है। उसने नियम कानून ऐसा बना दिया था। प्राचीन समय में भारत जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक देश हुआ करता था। जैसे कोई वस्तु का उत्पादन व्यापार आसानी से यहाँ से होता था, में हड़प्पा सभ्यता से लेके। तो इसने इतना ब्रिटिशर जब यहाँ आया, उपनिवेश हमको बनाया, ऐसा सीमा शुल्क लगाया, ऐसा ऐसा नियम बनाया कि भारत के विदेशी व्यापार जो है उसको कम हो गया। लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा दिया डायरेक्टली, कहा कि कोई नहीं करेगा, खाली हम व्यापार करेंगे। ये गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ कमी आई थी विदेशी व्यापार में, उसके नियम और सीमा शुल्क इस सब के कारण, ठीक है। प्रतिबंधित मतलब होता है कि मना कर देना, बिल्कुल। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अत्यंत कम है। बिल्कुल, औद्योगिक क्षेत्र का जो है योगदान इस टाइम में, ब्रिटिशर के समय में भारत के जो है कम था, ठीक है। तो सेकंड जो है आपका क्या है? सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही होगा। अब पूछ रहा है सत्य, तो आंसर क्या मारिएगा? केवल 2 मारिएगा। चलिए, वही बात लिख दिया, नहीं पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारतीय उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, सत्य को चुनिए, ठीक है। और भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना 19वीं सदी के अंत में हुई थी, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंत में कह रहा है कि उद्योगों की जो स्थापना जो है हुई थी, भारतीय उद्योग की स्थापना। बताइए सही है कि गलत है? 19वीं सदी के अंत में हुई थी, ठीक है। बिल्कुल सही है। 19वीं, तुरंत एनसीईआरटी में पढ़े थे ना, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, भारत में आधुनिक, और 20वीं सदी के प्रारंभ में ही उद्योग की स्थापना हुई। ये बिल्कुल एकदम मुझे आधुनिक उद्योग की स्थापना इसी समय किया गया था, सही था। भारतीय उद्योगों ने अपनी स्थापना में तीव्र प्रगति की थी, ठीक है। तो ये जो तीव्र प्रगति जो है की थी, ये गलत है। तीव्र प्रगति नहीं किया था, बहुत स्लो चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं अगर रहता तो स्टेटमेंट सही होता, तो नहीं के चक्कर में ये गलत हो गया, ठीक है। तो तीव्र प्रगति नहीं किया था भारतीय उद्योग, ठीक है। तो दूसरा गलती हो गया, ठीक है। चलते हैं तीसरा की तरफ, कि आरंभ में जो है, शुरुआत में कपड़ा मिलें और ब्रिटिश सहयोग द्वारा ही भारतीयों ने स्थापित किया था। कपड़ा मिलें जो है ब्रिटिश के सहयोग द्वारा ही भारतीयों ने स्थापित किया था। तो तीसरा जो है ये भी गलत है, कि भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल जो बना था वो भारतीय उद्यमियों द्वारा बना था। और कहाँ बना था? तो महाराष्ट्र गुजरात के इलाका में लगाया गया था, ठीक है। तो कहा जाए कि ब्रिटिशों के सहयोग से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो गलत तो है, 2 मिल गया आपको, दूसरा और तीसरा सही मिला, सिर्फ पहला, ठीक है। तो पहला सही है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ केवल 1 होगा, ठीक है। आंसर बाद में देख लीजिए। और ये भी चीज़ वही जो हम बोले हैं वही है, आप इसको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है। तो क्या इसको हम फिर वही रिपीट करें लाइन? ब्रिटिश काल में भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें क्या थी? भारत से निर्यात की जाने, तो भारत से बाहर इंग्लैंड क्या भेजा जा रहा था ब्रिटिशर के समय में, ठीक है। बताइए, नीली वस्त्र, सूती वस्त्र, कपास, नील और चीनी। बताइए कौन चीज़ ऐसा है एक जिसको आप कहेंगे ये नहीं भेजा जाता था? तुरंत हम थोड़ा देर पहले पढ़ के आए हैं, इस क्वेश्चन में पढ़े हैं, ठीक है। नील भी था, कपास भी था, चीनी भी था, ठीक है। और क्या क्या था बताइए? ऊन था, रेशम था, ये सब चीज़ था। और वहाँ से मंगाते कि आयात किसका करते थे? सूती वस्त्र का, ऊनी वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का, ठीक है, इस सब का आयात करते थे। तो 1 नंबर जो आपको दिख रहा है सूती वस्त्र, इसको काट दीजिए। बाकी कौन कौन? 2, 3 और 4, 2, 3, 4 आंसर है क्या? 2, 3, 4 सी नंबर ऑप्शन में हो गया आंसर, 2, 3, 4। देखिए वही बात लिखा है जो हम बोल दिए हैं कि भारत विभिन्न प्रकार के कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, नील, ठीक है, चीनी, पटसन आदि का निर्यात करता था, यहाँ से भेजता था। और भारत तैयार सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उत्पादों का आयात करता था। यहाँ से कच्चा माल भेजे, उद्योग बना और वहाँ से माल ले आए, ठीक है। देखिए आपको टाइम ले रहे हैं, इसलिए टाइम ले रहे हैं कि आपको समझ में आया। अभी बताइए आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग रुकेंगे शुरू से अंत तक उनको समझ में आएगा और वो अच्छा करेंगे ही। किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, अच्छा करेंगे। और जो लोग छटपटाएंगे उनसे कुछ नहीं होगा, ना आज हुआ है ना कल होगा। इसलिए तसल्ली बनाए रखें, धीरे से, धैर्य से, आराम से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पर असत्य को चुनिए। पहले असत्य देख लिए हम लोग, अब 3 कथन है, 3 में कौन गलत होगा यही को हमको क्या कर देना, छांटना।
चलिए, भारतीय व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार था, ये बिल्कुल सही है। धीरे धीरे भारतीय ब्रिटिशर ने जो है व्यावहारिक रूप से भारत में आयात निर्यात जो है उसके व्यापार पे एकाधिकार जमा लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है बिल्कुल सही हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, भारत का संपूर्ण व्यापार इंग्लैंड तक ही सीमित था, ये गलत है। एकाधिकार था लेकिन इंग्लैंड तक ही सीमित था, ये गलत है। आधे से अधिक व्यापार यानी मानिए ना 80% के करीब करीब में व्यापार इंग्लैंड के साथ हो रहा था, ये सही है। लेकिन वो 20% तो बचा ना एक्स्ट्रा, वो जो है अलग अलग देश से भी होता था, ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, सुएज नहर के निर्माण में भारत के व्यापारिक पर ब्रिटिश नियंत्रण कमज़ोर हुआ। कमज़ोर नहीं हुआ था। सुएज नहर जब बना था तो वो ज़्यादा कंट्रोल करने लगा इंग्लैंड भारत पे, ठीक है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक राजमार्ग मिल गया था, इससे ज़्यादा कंट्रोल होने लगा था, तो कह रहा कमज़ोर हो गया नियंत्रण, नहीं, गलत है। तो सिर्फ एक जो है सही था, गलत 2 और 3 था। हमको पूछा था असत्य बताइए, तो असत्य क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और 3, तो केवल 2 और 3 आंसर देखिए आपके स्क्रीन पे है। मार खाएगा क्या, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यही जो हमें स्टेटमेंट बताया है वही चीज़ सब लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सुएज नहर के बारे में दिया, उत्तर पूर्वी मिस्र में उत्तर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाले कृत्रिम जलमार्ग था, ठीक है, जो पोर्ट सैयद को सुएज की खाड़ी से जोड़ता। 1869 में खोला गया था और भारत इंग्लैंड के बीच रोजमार्ग के रूप में प्रयोग किया गया था। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? एक सेकेंड रुकिए, अब और अच्छा से दिख रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब कह रहा है कथन पे विचार करने, असत्य है कि असत्य, सत्य पूछ रहा है। तो 2 कथन है, दोनों में कौन सत्य है ये आप क्या करिएगा, चूज कर लीजिएगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपका कि ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत आंकड़ा सबसे पहले 1921 की जनगणना के तहत निर्धारित की गई थी। 1921 में किया गया था कि 1881 में, तुरंत अभी पढ़ गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे, पेज नज़र आ रहा था, ऐसे क्या आ रहा था ना, तो 1881। जब आप पढ़े रहते हैं एनसीईआरटी तो यही होता है, ऐसा नहीं आप करेंगे तो आपको थ्री मिलेगा, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा जल्दी जल्दी। हमको इसलिए मिलेगा कि हम पढ़े हैं तो तुरंत उल्टाएंगे तो दिख जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ है। कह रहा है जनगणना के समय भारत की जनसंख्या समृद्धि काफ़ी अधिक थी। 1921 की जनगणना जो हो रहा था उस समय समृद्धि दर काफ़ी अधिक थी। बताइए, बहुत कम था, समृद्धि दर काफ़ी अधिक कहाँ था? तो 1 और 2 दोनों गलत है, ये चीज़ पहले हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो दोनों गलत है, तो न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। इसमें सत्य पूछा था इसमें, ठीक है। अगर इसी में पूछ देता कि असत्य कथन बताइए, इसमें और लगा देता, तब आंसर क्या होता है? देखिए, एक सेकंड हम समझाते हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है, और इसमें हम और लगा दिए पहले असत्य को बतानी, तो क्या मारिएगा? न तो 1 न तो 2, गलती ये हो जाएगा। फिर इसका आंसर तब हो जाता ए और 2, दोनों असत्य हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया था, सत्य पूछा था और दोनों गलत था, तो क्या सत्य पूछा, इसलिए न तो 1 और न तो 2। यही सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। वही बात जो बोले लिख दिया है, इतना तंग करते हो। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या में विस्तृत आंकड़ा सर्वप्रथम 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए थे, और 1921 की जनगणना के समय न ही भारत की जनसंख्या विशाल थी और न इसकी समृद्धि बहुत अधिक थी, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत हो गए थे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ता के शामिल थे। अभी तुरंत एनसीईआरटी में पढ़ा के लाया नहीं सब चीज़ कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते थे। तो दादा भाई नरौजी बिल्कुल सही है, एफ सिराज सही है, DK RV राव बिल्कुल सही है, RC देसाई ये भी सही है, ये भी 1 2 3 4 सभी लोग जो है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे थे, ठीक, औपनिवेशिक काल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में दे दिया गया है कि इसको जो है टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में जमशेदपुर में, कहाँ, जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई थी, जो झारखंड राज्य में है। उस टाइम बिहार में नहीं था, बंगाल का हिस्सा था, फिर बिहार बना 1912 में, ठीक है। अभी उसको काट के क्या कर दिया गया, झारखंड, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, धरफराइए नहीं, ठीक है। आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है और आपको आराम से तसल्ली से सुनना है, ठीक है, बस। कह रहा है विऔद्योगीकरण के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य को चुनिए। विऔद्योगीकरण में सत्य कथन को चुनिए। देखिए, तो विऔद्योगीकरण में सत्य कथन क्या होगा? कह रहा है कि यह
यह ब्रिटिश शासन के दौरान इंग्लैंड हेतु अपनाई गई विकास आधारित नीति थी। बिल्कुल अपना विकास चाह रहा था, बिल्कुल सही है। इसने भारतीय शिल्पकला का पतन कर दिया। जब यहाँ छोटे छोटे जो है चीज़ भी इंग्लैंड में बनने लगे, मार्केट में बन के, तब मार्केट में आएगा, इंग्लैंड के मार्केट में बन के, उद्योग में बन के, यहाँ की शिल्पकला पतन ही होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसने 19वीं सदी में कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयातक बन गया। बिल्कुल, भारत जो है कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड भेजता, निर्यात करता, इंग्लैंड से बन के नया माल क्या आता, भारत आता, आयातकार करता। तो तीनों 1 2 3 और तीनों के तीनों सही है। सही आंसर क्या होगा, डी। तो चलिए अब यही स्टेटमेंट जो दिए हैं, तो हम जो बोले हैं जो लाइन, वही लाइन इतने पूरा लेंदी बनाकर लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और यही जो हम बोले हैं वो एकदम सही मिलेगा आपको। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बाद में ABCD आंसर करेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। दिख रहा है ना? अरे कमेंट कीजिए भाई, शायर वायर कीजिए, क्या मतलब व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, टेलीग्राम के 5-10 ग्रुप में भेज दीजिए, किसी को पर्सनल अगर जानते हैं जो दरोगा की तैयारी, BSSC BPSC की तैयारी करता है, उसको भेजिए कि NCERT पर कुछ, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की कर रहा है, कुछ कर रहा है, NCERT तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाएगा, बाकी चीज़ तो यही रहेगा, चीज़ थोड़ी बदल जाएगा, नहीं चीज़ नहीं बदलेगा, यही रहेगा, सिर्फ इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाएगा बस, हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश कालीन पूंजीगत उद्योग के संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए और सत्य को चुनिए। सत्य पूछ रहा है, कह रहा है यह उद्योग तत्कालिक उपभोग की वस्तु के उत्पादन हेतु मशीन और कालपुर्जा का निर्माण करता बना रहा। पूंजीगत उद्योग जो है क्या बना रहा है, तो उस समय के वस्तु के उत्पादन हेतु मशीन और कालपुर्जा के निर्माण करता है, ठीक है। ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है। बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि सही होगा गलती होगा, बताइए। नींद इतना सोने के बाद भी लगता है भाई, गजब हाल है मेरा। पहला एकदम सही है, ठीक है। दूसरा है कि रेल विद्युत संचार और बंदरगाह तक ही सीमित रहे। ये जो है रेल विद्युत और संचार और बंदरगाह तक ही सीमित रहा, ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी। इन दो को सार्वजनिक क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान था, बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ जो है 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जो हम बोले थे वही चीज़ पूरा लिख दिया है, ठीक है। कि जो है ये रेल विद्युत उत्पादन संचार बंदरगाह विभागीय कर्मों तक सीमित रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस वस्तु का उत्पादन के लिए जो है कालपुर्जा के निर्माणकर्ता बना रहा है, ठीक है, ये भी सही था पहला। चलिए इसको क्या देखना, चलिए अब सीधा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, व्यक्ति और संबंधित पुस्तकें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, हम सीधे मिलान कर देंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो राजेंद्र प्रसाद का कौन सा किताब था बताइए, इसमें इंडिया डिवाइडेड नहीं था, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समस्या है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। रमेश चंद्र की तरफ चलते हैं, इसका होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगर BH बार्डन पावेल जिसको कहते हैं, इसके सर तो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, द लैंड, अरे यार क्या हो गया तुमको, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। रमेश चंद्र हो गया द इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। और ये हो गया BH बार्डन पावेल द लैंड सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अमृत सेन हो गया गरीबी का आकलन, ठीक है। ये सही मिलान कर लीजिएगा, कौन मिल रहा है सही, 1 का 1, 2 का 4, नहीं 2 का 3 और 3 का 4, B नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, वही चीज़ दे दिया है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड, रमेश चंद्र इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, BH बार्डन पावेल द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अमृत सेन गरीबी का आकलन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अभी तुरंत हम किए हैं, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में कौन से घटक शामिल थे, तो कौन से घटक शामिल थे बताइए, रेल पतन परिवहन और डाकघर, रेल पतन परिवहन और डाकघर, यही चीज़ पतन शामिल था। चलिए ऐसा का विकास क्यों किया गया था, चलिए अब अगला चैप्टर में आ गया, पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर पर हम लोग आते हैं, सेकंड चैप्टर कहिएगा तो कंप्लीट कर देंगे, मात्र अभी तो 57-58 मिनट ही हुआ है, ठीक है, तो कंप्लीट ही करते हैं। अगला जो भी क्वेश्चन है चैप्टर में देख लेते हैं। अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक, ठीक है, जितना होगा देखते हैं, और नहीं होगा तो कल होगा, कौन सा भी ये हो गया है, ट्रेन छूट रहा है मेरा, ठीक है। जितना होगा अभी देखते हैं, नहीं होगा तो अगले दिन देख लेंगे, ठीक है।
कह रहा है निम्नलिखित में कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण है, मतलब कि प्रमुख लक्षण है, लक्षण कौन लक्षण है बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो किसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के जो नीति निर्माता थे उनके सामने एक आया कि क्या करें, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों किसमें अपनाए, तो हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलाएंगे बनाएंगे तो जो बनाया वही बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि समाजवाद क्या होता है, ठीक है, पूंजीवाद क्या होता है, मिश्रित कौन होता है, इसीलिए अभी ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में खुद आ जाएगा सब चीज़। कर निम्नलिखित कथन में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है उत्कृष्ट वर्णन कीजिए। उत्कृष्ट वर्णन कर रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन कर रहा है, 4 लाइन में 1 लाइन होगा, चारों को पढ़िए। कह रहा आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्र में राज्य की समान भागीदारी। गलत, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है उसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की सहअस्तित्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ को समझ लीजिएगा जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक एकदम जो लिखा गया है ना वहाँ एनसीईआरटी में वही लाइन है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की सहभागिता होती है, यानी सरकार व बाजार मिलकर निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या फैक्ट्री में बनाया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो और किस प्रकार इसको बांटा जाए। इसमें सरकार और बाजार दोनों मिलकर काम करता है। तो निश्चित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तु को जो है सेवाओं को बनाएगा, सुलभ करेगा जिसका वो अच्छा उत्पादन कर सकता है, और सरकार उन वस्तु और सेवाओं को सुलभ करेगा जो सरकार सुलभ कर सकता है। ठीक है, मतलब देखिए नहीं समझे, बताते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व है, तो 2 व्यक्ति इसमें रहता है। ठीक है, एक तो हो गया सरकार और बाजार। सरकार का मतलब हो गया आपका मान लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का मतलब बाजार हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके काम करता है। बाजार में जो चीज़ का मतलब कि लोगों के बीच उत्पाद मांग है तो वो जो काम सरकार के द्वारा किया जा सकता है सरकार करेगा, जो सेवा दे सकता है, जो सामान बनवा सकता है, और जो प्राइवेट लोग या बाजार के हिसाब से बाजार के मतलब कि पूंजीपति लोग बनवा सकते हैं वो बनाएगा। तो दोनों चीज़ जो है अपने अपने हिसाब से बन के मार्केट में आएगा, और यही अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें जो चीज़ बनेगा बिल्कुल जो लोग मांग करेंगे कि 2 रुपया का मैगी बनाए 2 रुपया का, और 200 का मैगी का पैकेट आना चाहिए तो 200 का मैगी पैकेट आएगा। तो यहाँ सरकारी नियम नहीं, मार्केट के हिसाब से काम होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। चलिए, अब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं भाई, देखिएगा। ठीक है, आपके पहले ही तो कूट फूट बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, कूट करने के चक्कर में क्वेश्चन छोटा हो जा रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण कर रहा है, तो सही लक्षण इसमें चुनिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के। तो पहला आपको दिया है निजी संपत्ति का संग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहला है निजी संपत्ति का संग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही है कि आप ऐसा नहीं कि 5 करोड़ रुपया समाजवादी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग अकाउंट में रखिएगा, गलत। इसमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। मार्केट समाज को क्या क्या चाहिए वो चीज़ उत्पादित किया जाएगा, और इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। पहला भी सही है। ठीक है, संकीर्तन नहीं होना चाहिए, तो पहला भी सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों क्या है, स्टेटमेंट सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि समाजवाद में वस्तु और सेवा का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, न कि उसकी क्रय क्षमता के आधार पर। क्रय क्षमता मतलब कि ऐसा नहीं कि पैसा किनने का क्षमता है उसी आधार पर उसको सामान देंगे, नहीं, उसकी ज़रूरत क्या है उस हिसाब से उसको सामान देंगे। इसके विपरीत निजी संपत्ति कोई स्थान नहीं, यहाँ पर निजी संपत्ति प्राइवेट संपत्ति नहीं होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की संपत्ति है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अर्थव्यवस्था का लक्षण है कि सभी वस्तु राज्य का होगा, तो जितने सामान है सभी देश का होगा, राज्य का होगा, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का थॉट है। ठीक है, और समझना समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए ना और देखते हैं, देखिए फिर दे दिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय करती है, ठीक है, कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों के व्यक्तिगत इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता है। तो किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इच्छा लोगों का महत्व नहीं रखता है, समाजवादी। इसमें सरकार को पता होता है लोगों के लिए ज़रूरत क्या है। ठीक है, सरकार यह निर्णय करती है कि वस्तु का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाए। सरकार ही फैसला लेती है कि वस्तु कैसे बनेगा और कैसे बटेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही थे, तीनों के तीनों का सही थे। ठीक है, तो मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिए ये कह रहे थे। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमको मन है कि इसी से क्वेश्चन सेट किया जाए। एकदम एनसीईआरटी का पूरा लाइन उठाया है यहाँ से और यहाँ तक कॉपी कर दिया है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। कहा बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है यदि श्रम पूंजी से सस्ता है, लेबर पूंजी से, पैसा से सस्ता है, या जो पूंजी लगता है उससे सस्ता है, तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। और यदि मतलब अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, यानी सस्ता लेबर है और चीज़ें पूंजी जो है वो महंगा है, तो क्या किया जाएगा कि ऐसा उत्पादन की पद्धति अपनाएगी जिसमें क्या हो, श्रम की प्रधानता हो, ज़्यादा लोग काम करेंगे, आसानी से मिल जा रहा है। दूसरा कार्य, यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो, जहाँ पर कि पूंजी सस्ता हो जाए लेकिन लेबर महंगा हो जाए, तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधि का प्रयोग करेंगे। जिसमें पूंजी की प्रधानता है वैसे उद्योग का कम से कम लोग भी जो है क्या कर ले, काम कर लें। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बहुत खतरनाक थे। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी, बताइए सही आंसर क्या होगा। ये अरे यार भाग क्यों जाता, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा ही चलता है, अपना प्रॉफिट हमेशा देखता है। देखे ना कि श्रम सस्ता है तो श्रम ज़्यादा लगा दिया, जहाँ पूंजी सस्ता है तो पूंजी ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 घंटा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। JL नेहरू जी थे प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के, और भारत में पंचवर्षीय योजना इसी के द्वारा किया जाता है। और एक NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन देती थी, ठीक है। अभी वर्तमान में नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म याद रखिएगा और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि नींद आएगा, ठीक है, सोने का मन कर रहा है, जात में ड्यूटी बहुत न हो जाता है। निम्नलिखित में कौन पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पे आधारित था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहला पर किस में था? तो हेराल्ड अमल। ऐसे करके 12 को पंचवर्षीय योजना का सबका मॉडल देख लीजिएगा, सबका टाइम पीरियड देख लीजिएगा और सबका उद्देश्य देख लीजिएगा, ठीक है। 3 चीज़। और कौन कौन सी अर्थव्यवस्था में जो घाटा हो, मैं पंचवर्षीय योजना में अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाया, नेगेटिव में चला गया। 3-4 चीज़ बोले ना, तो पहले पंचवर्षीय योजना का मॉडल देखना है, दूसरा टाइम पीरियड देखना है कब से कब तक चला, तीसरा देखना है आपको कि टाइम पीरियड में योजना अवकाश भी देख लीजिएगा, तीसरा आपको देखना है कि इसका लक्ष्य क्या है, चौथा कि इसमें जो है कौन कौन से जो है अपने जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाया, नेगेटिव में रह गया, और कौन कौन जो है टारगेट से अधिक पूरा कर लिया। सर्वाधिक सफल योजना किसको माना जाता है? जितने चीज़ बोले हैं सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम भी तो दिमाग में रहता है चीज़ वहीं से बोलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का सर्वाधिक योगदान है। बताइए कृषि का सर्वाधिक योगदान है GDP में भी? बिल्कुल गलत हो गया आपका, कृषि को छोड़ देता, अगर लिखता सेवा का, आंसर सही होता, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा है 1 वर्ष की अवधि में देश के उत्पादित हुए सभी वस्तु और सेवा के अंतिम बाजार मूल्य को देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय होगा, इसको अगर हम GDP लिख देते तो बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ पे सेवा होना था, यहाँ पे GDP। दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं, और दोनों गलत हैं तब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन का स्टेटमेंट। उपयुक्त कथन में सत्य कौन है? तो बताइए दोनों में से कौन सत्य था? न तो 1 न तो 2, दोनों गलत था। भारत में सकल घरेलू उत्पादन का सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का लिख दिया था कृषि। और दूसरा है 1 वर्ष में देश में उत्पादित हुए अंतिम वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य जो है सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। तो दोनों सही हो गए। चलिए, कह रहा है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम किन राज्य में सर्वाधिक सफलता मिली थी? ये क्वेश्चन पक्का गलती करेंगे आप लोग, ठीक है। 1 सेकंड पॉज कीजिए, वीडियो को कीजिए और आंसर मारिए। पहले कमेंट कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए तभी आगे बढ़ेगा मामला। कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर इसलिए गलती है, इसका आंसर इसलिए गलती होगा क्योंकि सही इसका आंसर क्या था? सही आंसर था केरल और पश्चिम बंगाल, ठीक है। केरल और पश्चिम बंगाल के जो इलाका थे उसमें भूमि सुधार जो है, भू सुधार कार्यक्रम को इस राज्य में सर्वाधिक सफलता मिली थी, केरल और पश्चिम बंगाल में। आगे हुआ क्या था, इस डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं हम लोग कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भू धारण पद्धति में जमींदारी और जागीरदारी जो है इसका वर्चस्व था, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास था? जमींदार पे, जागीरदार के पास, इस दोनों के बीच जो है था। तो कृषि के क्षेत्र में समानता लाने के लिए भू सुधार की आवश्यकता थी। जमींदारी प्रथा खत्म करना, जागीरदारी प्रथा खत्म करना, इसकी आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य के लिए जोत के स्वामित्व में परिवर्तन करना था, यानी जोती जो है ज़मीन जो जोतते थे उसके मालिक जो है उसमें चेंजिंग करनी थी। तो स्वतंत्रता के बाद 1 वर्ष के बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों की भूमि को स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। बीच में जो बिचौलिया है उसको हटा दे, एक्चुअल में ज़मीन को कौन जोतेगा उसको मालिक बनाया
बनाया जाए ज़मीन का, ठीक है। तो भू सुधार कानून के अनेक कमियां होने के कारण जो है अधिकतर ज़मींदार ने अपने भूमि पर अधिकार बनाए रखा, ठीक है। ये जो कानून आया था उसमें बहुत सारा कमी था, लेकिन ज़मींदार छोड़ा नहीं ज़मींदार पकड़े रहा। किंतु केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार अपने वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति में प्रतिबद्ध थी, लेकिन सब कह रहा था कि जो किसान ज़मींदार जो ज़मीन हड़प रखा है, ज़मीन है रख ले और जोत रहा है छोटा छोटा किसान, तो छोटे छोटे सब राज्य बोला, पूरे देश में भारत में किया गया कि किसान जो है छोटे छोटे जोत रहे उसको ज़मीन दे दिया जाए, उसको मालिक बना दिया जाए। लेकिन सब जगह इसमें इतना न कमियाँ था कि सब जगह ये सफल नहीं हो पाया। सिर्फ जो है केरल, कहाँ केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार इसको कर पाया, इसीलिए जो है सर्वाधिक सफल भू सुधार कार्यक्रम को माना जाता है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या था, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आंसर गलती ने कहीं कर दीजिएगा। देखिएगा, हरित क्रांति के पहले चरण के उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज HYV का प्रयोग किन राज्य तक सीमित रहा था? तो आप कहिएगा हरित क्रांति जो है ये पहला चरण जो है दिया गया है, तो हरित क्रांति का पहला चरण कहाँ पर? अब कहिएगा पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब खोजिए। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब कहीं है? कहीं नहीं है। तो कहिएगा कि चलो इसमें नहीं है तो ऑप्शन ई बना देते हैं, और OMR सीट में ABCD है ना, ऑप्शन ई बना के रंग देते हैं और लिख देंगे कि भाई आपका क्वेश्चन में जो है आंसर नहीं था, तो इस चारों के चारों ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हम ऑप्शन ई मारे हैं, ठीक है। ऐसा कीजिएगा तो नेगेटिव नहीं बल्कि TF हो जाइएगा, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो जगह है, यहाँ पर औपनिवेशिक काल में कृषि के लिए जो ये चला था हरित क्रांति औपनिवेशिक काल के बाद कह रहे हैं, औपनिवेशिक काल का दिए हम लोग। हरित क्रांति जो चला था 1960 से 70 के दशक के आसपास में, इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में HYV बीज का HYV, ठीक है, इस बीज का अधिक प्रयोग जो है हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर आता था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में इसका प्रभाव पड़ा था। देखिए हरित क्रांति के परिणाम के नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। पहले विचार कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या पूछ रहा है। आपको वह सही और गलत चुनना है। केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग बढ़ा था, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के बाद उद्योग खाद्यान्न में कीमत के उपभोग की अन्य वस्तु की अपेक्षाकृत कमी आई थी, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही है कि खाद्यान्न की कीमत में ये सामान है, ये सामान है खाद्यान्न की कीमत, गेहूँ, चावल, मक्का, इस सब की कीमत में उपभोग की अन्य वस्तु की अपेक्षाकृत कमी आई थी। तो बिल्कुल आरो चीज़ हम लोग मानिए जब चीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में, अगर मानिए अभी टमाटर नहीं उपज रहा था, 200 रुपये किलो था, टमाटर जब उपजने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा तो 20 रुपये किलो हो जाएगा, 2 रुपये किलो हो जाएगा। तो जखने गेहूँ और चावल खूब ज़्यादा खाद्यान्न उपजने लगेगा तो उसके अन्य चीज़ की अपेक्षा उसका दाम नहीं कमेगा। यही चीज़ है, पहला, दूसरा, तीसरा, समझ हो गए, ठीक है। अब चलते हैं इसका आंसर, तीनों के तीनों सही है। आंसर क्या लिया है देखते हैं। आंसर उपयुक्त सभी सही है, सत्य पूछा था तो उपयुक्त सभी सही है, सही है। अब ये चीज़ जो हम दिए हैं, बोले हैं अभी आपको, वही चीज़ जो है यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। जिन को वीडियो पॉज करना है करके और देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि भारत में, अरे यार, भारत में निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? समाजवादी स्वरूप को किस मतलब अपनाया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था बताइए। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी जो है तैयार किया गया था, ठीक है, बेस को। ये समाजवादी स्वरूप को हमने सेकेंड पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। देखिए जो चीज़ समझाने लगते हैं तो समझना है तक नहीं, समझिए बहुत बड़ा चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को जो है समाजवादी स्वरूप को आधार तैयार करने का प्रयास किया गया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अर्थव्यवस्था में समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योग पर नियंत्रण रखेगी। यानी ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ये फैसला लिया कि बड़े और भारी उद्योग का नियंत्रण सरकार पर होगा, तो भारी उद्योग की स्थापना क्वेश्चन पूछता है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्यों किया था? क्योंकि भारत को समाजवादी अर्थव्यवस्था में बदलना था। क्वेश्चन यहाँ पे NCERT, अब NCERT ये पूछ देगा, ठीक है। ये आप आज तक के एग्जाम में देखे हैं। कह रहा है इसका अर्थ कि राज्य उन उद्योगों को पूरा नियंत्रण रखेगा। इसका अर्थ ये है कि राज्य उन उद्योगों पे पूरा कंट्रोल रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और निजी क्षेत्र की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियाँ के अनुरूप होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर जितना है उसका जो नियम कानून होगा, बिल्कुल सरकारी सेक्टर में जो कानून होगा वही कानून आपके लिए होगा, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका होंगे, यानी जो सरकारी जितने संस्थान होंगे वो सभी अर्थव्यवस्था में लीड रोल में होंगे, ठीक है। तो ये समाजवादी
बुनियादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लाया गया था। अब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के बारे में। जो चीज़ नहीं समझ में आता है ना, टेलीग्राम पे पूछिएगा, उसमें 1 घंटा उस चीज़ पे हम बोल सकते हैं, आपके सामने सब चीज़ समझा देंगे। यहाँ क्या होता है कि यहाँ बस टू द पॉइंट बात करने का मन करता है, मन नहीं करता एक्स्ट्रा कुछ बोलने, ठीक है। वहाँ ठेठी में, देहाती में, लैंग्वेज में, जिसमें कहेगा भोजपुरी, उर्दू, सब में समझा देंगे टेलीग्राम पे। जैसे कल आप लोग कुछ क्वेश्चन में डाउट था, 3-4 क्वेश्चन बोलेगी सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, कर दिए। तो वैसे ही वहाँ पे जो जो यहाँ डाउट हो, आप टेलीग्राम पे जब टेस्ट के बाद हम VC ऑन करेंगे तो वहाँ पे आराम से पूछेगा, आराम से उसकी डिस्कशन करेंगे। और ख़ासकर मेंस की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं 69th BPSC, तो वो लोग ध्यान रखिएगा, मेंस की तैयारी अपने ही ग्रुप में करवाया जाएगा, ठीक है। अपने ग्रुप में जो है UPSC की तैयारी करने वाले 2-4 कैंडिडेट है, वो अनुज सर है, वो आएंगे, अभी बोले हैं। तो एक टाइम रखा जाएगा, टाइम अभी फिक्स नहीं किया गया है। और उस टाइम में जो है मेंस की तैयारी स्पेशल चलेगा मेन ग्रुप में, ऑफिसर सर्कल मेन ग्रुप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अभी देख रहे हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। इसके अंतर्गत निजी के क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्योग के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी बोला था औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में है ना, तो बोला कि जो निजी सेक्टर होंगे, प्राइवेट सेक्टर, उसके लिए जो उद्योग होगा उसके लिए लाइसेंस लगेगा, लाइसेंस लगेगा तुमको। लाइसेंस लाने का कारण क्या था भाई, लाइसेंस लेने के कारण को हम समझते हैं। पहला, निर्यात को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पिछड़े क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये सही है आपका। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है। अर्थव्यवस्था में वस्तु की मात्रा बिल्कुल कंट्रोल करना। और GDP में कृषि की जगह सेवा क्षेत्र का योगदान। जब उद्योग लगेगा तो सेवा क्षेत्र का, तो ये गलत हो गया। पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा क्या सही है। चलिए हमको पूछा गया है तो केवल 2 और 3 आंसर हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या है 1956 के जो है औद्योगिक नीति में, ठीक है, इसको देख लेते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। क्वेश्चन दे तो पूछिएगा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को जो है किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस प्रस्ताव के अनुसार 3 वर्गों में जो उद्योग को बांटा गया था। 3 वर्ग कौन कौन था, बहुत अच्छा चीज़ दिया है रे भाई। चलिए देखते हैं हम लोग 3 वर्ग कौन कौन सा था, ठीक है। जिन लोगों को क्वालिटी नहीं दिख रहा है ना वीडियो, तो क्वालिटी ऊपर कोना में जो है रिंच वाला होगा बटन, उस पर टिपिएगा, क्वालिटी जो है हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा, तब अच्छा दिखेगा, ठीक है। प्रथम वर्ग में वो उद्योग आते थे, देखिए 1956 के अधिनियम में जो है उद्योग को 3 भाग में बांटा गया है नीति प्रस्ताव। प्रथम वर्ग में वो उद्योग थे जिस पर राज्य का मालिक था, राज्य का स्वामित्व था, राज्य के अंडर में था। दूसरे वो उद्योग शामिल थे जिसके लिए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर रहे थे, परंतु इसमें नई इकाई शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य को थी। मतलब सेकंड क्लास में कह रहा है कि जिसमें निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट और क्या बोलते हैं उसको, सरकारी, दोनों मिलके इस पर कंट्रोल कर रखा है। लेकिन इसमें अगर कोई नया उद्योग लगाना है तो सरकारी राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और तीसरे प्रकार का उद्योग कर रहा है कि जिसमें निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। और यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योग में एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य का नियंत्रण रखा गया था। मतलब कि भले निजी क्षेत्र में कहा गया कि प्राइवेट लोग का कंट्रोल है, लेकिन फिर भी लाइसेंस दे के उसको कंट्रोल किया गया था। अब कैसे लाइसेंस दे के राज्य ने उसको कंट्रोल किया, ये बताते हैं। देखिए कि नए उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, नए उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक सरकार को लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। मतलब जो तीसरे प्रकार का जो उद्योग बताए थे उसको बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लीजिएगा तभी आप बनाइएगा, ठीक है, उद्योग लगाइएगा। यदि उद्योग पिछड़े क्षेत्र में लगाया जाए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। यदि पिछड़े क्षेत्र में आप बना देना तो लाइसेंस लगाते उद्योग तो लगाना आसान था, आपको तुरंत लाइसेंस सरकार दे देती। यही सेकंड स्टेटमेंट था, पिछड़े क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देना 1956 के लाइसेंस पद्धति की नियम था। तो बिल्कुल ये सही है। इसके अतिरिक्त अन्य इकाई को कुछ रियायत जैसे कर, लाभ, कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। मतलब कि टैक्स जो है कम लिया गया, बिजली शुल्क माफ़ कर दिया गया, ये सब चीज़ें थी, तो ये भी किया गया था। बिल्कुल अब है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कर अब वर्तमान उद्योग को उत्पादन बढ़ाने और विविध प्रकार की वस्तुओं की नई किस्म को उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तु की मात्रा अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत अधिक न हो। मतलब लाइसेंस इसलिए भी दिया गया था कि जो मार्केट में मानिए 5 आप भी खोल लीजिएगा, हम भी खोल लेंगे, वो भी खोलेगा, इतना ना उद्योग खुल जाएगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है क्या लाइसेंस पद्धति थी, सबको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जैसे दारू या शराब देखिए ना, शराब बेचने के लिए कहता लाइसेंस चाहिए, यदि गाँव में हर आदमी एगो ठेका खोल के बैठ जाएगा, सब बेचेगा, ठीक ना। इसलिए लाइसेंस रहेगा तो बहुत कम लोग के पास हो जाएगा, जितने को सरकार लाइसेंस देगी वही लोग रखेगा, तो वो चीज़ कंट्रोल में रहेगी, ठीक है।
समझिए, गंदा एग्जाम्पल भी कभी कभी सही चीज़ समझा जाता है, ठीक है। अब डीके कर्वे की जो है, डीके कर्वे समिति का संबंध पूछ रहा है, तो लघु उद्योग के विकास से था, ठीक है। अब देख लेते हैं 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन की गई थी, और ये डीके कर्वे समिति कहा जाता है क्योंकि डीके कर्वे की अध्यक्षता में था, ठीक है। और इस समिति की संभावना पर विचार करने के लिए रखा गया है कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लघु उद्योग की परिभाषा क्या होती है, तो किसी इकाई की परिसंपत्ति को दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है, ठीक है। मतलब पैसा कैसे जो है उद्योग को दिया, पैसा के हिसाब पे उस उद्योग को बांटा गया। 3 प्रकार, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, पता ही होगा, लुसेंट में भी ये चीज़ है, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरा स्पष्ट तौर पे झलक रहा होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, सत्य को चुनना है। 2 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन कौन कौन है कि आयात प्रतिस्थापित, आयात, ठीक है, आयात प्रतिस्थापन की नीति के तहत आयात को प्रोत्साहित किया जाना था, आयात को प्रोत्साहित किया जाना था, पहला स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ठीक है। कैसे गलत है बताते हैं, इसलिए दोबारा हम बताते हैं। आज़ादी के बाद सरकार द्वारा व्यापारिक नीति के तहत आयात प्रतिस्थापित नीति को अपनाया गया था, ये सही है, ठीक है। अब पहला कैसे गलत हुआ देखिए, आयात प्रतिस्थापित नीति का उद्देश्य क्या था कि आयात को हतोत्साहित करना, ठीक है, ठीक है, कम करना, अगर आप प्रोत्साहित करना, मतलब आयात को, आयात प्रतिस्थापन नीति, इसका मतलब है कि आयात प्रतिस्थापन नीति मतलब कि आयात को प्रतिस्थापित करना है, तो आयात को हतोत्साहित करेंगे तभी ना वो अलग जाएगा, निर्यात आएगा। प्रतिस्थापन मतलब कि यहाँ से हटा के दूसरे जगह रख देना, उसके बदले दूसरे को लाना। आयात प्रतिस्थापन मतलब आयात को कम करना, यहाँ करना प्रोत्साहित, गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं इसके, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना, बिल्कुल कम करना, और ज़रूरत के सामान की आपूर्ति घरेलू उत्पादन द्वारा करना था। मतलब आयात को कम करता और घर में बनाता सामान उसी से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर लेता। ये आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य था, ठीक है। स्वतंत्रता बाद अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापारिक नीति से घनिष्ठ संबंध रखती थी, और प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, ठीक है। और तकनीकी रूप से इस नीति का आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है, इसी नीति को आयात प्रतिस्थापन नीति कहते हैं, ठीक है। तो पहले की शुरुआत 7 गो व्यापार की जो है अंतर्मुखी था, अंतर्मुखी अपने देश के अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अपने देश के अंदर। तो ये आयात जो है प्रतिस्थापन मतलब कि हम लोग किए थे, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी वहाँ भी, जहाँ मन करे तहाँ भी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप लोग के लिए, यही से ज़्यादा कमेंट करवे नहीं करते हैं, शेयर करते ही नहीं, लाइक करते ही नहीं, तब बताइए क्या करें। 10-10 ग्रुप में हर लोग शेयर कीजिए वीडियो को, शुरू में ही आते हैं लाइक कीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन पे 1-2 कमेंट मारिए ताकि आपको पता चले कि चल क्या रहा है, आपको भी मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया। निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य थे, मुख्य लक्ष्य जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना, निम्नलिखित में कौन पंचवर्षीय योजना का मुख्य टारगेट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, टारगेट, ठीक। चलते हैं, पहला है समृद्धि, तो बिल्कुल देश की समृद्धि। आधुनिकीकरण, बिल्कुल आधुनिकीकरण। आत्मनिर्भरता और समानता, सब तो सभी हो गया, 3 में सभी आंसर होगा, ठीक है। कोई भी पंचवर्षीय योजना का यही लक्ष्य होता था। अब चलिए 16 नंबर है, कॉमन लक्ष्य बताएं, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य समृद्धि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। अब ये 2 कथन आपको हम दे दिए हैं, इसमें कह रहा सत्य कथन चुनिए। समृद्धि से अभिप्राय है देश में वस्तु और सेवा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होना, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल और बिल्कुल सही है। समृद्धि मतलब ही होता है कि वृद्धि, ठीक है। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि, बिल्कुल सही। और कह रहा आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाएगा। बिल्कुल आर्थिक समृद्धि हो रहा है मतलब जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, मतलब आर्थिक समृद्धि हो रहा है। तो बिल्कुल ये भी दूसरा नंबर स्टेटमेंट ये आपका सही है, यानी जीडीपी में वृद्धि आपके आर्थिक समृद्धि को सूचित करता है। चलें, तो दोनों हो गया, दोनों सही। तो ऐसा तो पूछ रहा था तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर मिला लीजिए, सी ही होगा। वही चीज़ जो बोले हैं, जो हम बोले हैं अभी आपके सामने, वही चीज़ को क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा ये। चलते हैं आपके क्वेश्चन 23 नंबर है ना, क्या नंबर क्वेश्चन करा रहे थे अभी हम कहाँ, अच्छा स्क्रीन पर भाग गया क्वेश्चन ना, कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुकिए। चलिए ये क्वेश्चन 17 नंबर होगा, 16 तक हो गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भू सुधार की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सही है, सही चुनना है, ठीक है। तो सही चुनना है। अब आइए
कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इसमें भू सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इस क्या ज़रूरत था। तुरंत पढ़ के हम लोग आए हैं कि भू धारण पद्धति में जमींदार और जागीरदार आदि का वर्चस्व था। पढ़े थे ना कि जमींदार और जागीरदार के पास ज़मीन ज़्यादा था, इसीलिए ज़मीन को जो है जो जोत रहा था ज़मीन उसको मालिक बनाना था, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भू सुधार किया गया। बिहार में आंदोलन पढ़े हैं, बिहार में किसान आंदोलन पूरा इस पर टिका हुआ है, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन, अगर मेंस की तैयारी की होंगे तो पढ़े ही होंगे। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता, बिल्कुल सही है, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादकता कम था, ठीक है, ये भी कारण था भू सुधार का, तो पहला और दूसरा सही है। कृषि में असमानता, बिल्कुल तीसरा भी सही है। तो तीनों अथन जो है ABC तीनों सही हो जाएंगे आंसर इसका, ठीक है। चलिए, ये जो चीज़ हम बोले हैं आपका वही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के इसमें देश की भू धारण पद्धति में जमींदार और जागीरदार आदि का वर्चस्व था। खेत में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। ये जो है जमींदार जागीरदार था, ये खेत में कोई सुधार नहीं करता था, खाली जो है बिना खाली आता था लगान वसूलने के लिए, ठीक है। और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता जो है निम्न हो गई थी इस कारण से, और कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ता था। बताइए कि अभी कितना कॉन्सेप्ट है, देखिए अभी हम समझाते हैं, ठीक है। और कृषि की समानता लाने के लिए भू सुधार की आवश्यकता है, इसका मुख्य स्रोत स्वामित्व में परिवर्तन करना था। अब देखिए हम समझाते हैं, एक सेकंड सभी लोग ध्यान दीजिए दिए। देखिए सबसे बड़ा बात था जमीन का मालिक था जमींदार, ठीक है, ठीक। जोत रहा था छोटा छोटा किसान, जोत कैसे से बांट के हिस्सा, जमींदार आता खाली यहाँ पे राजस्व वसूलता भाग जाता, इसमें कोई चीज़ लगाता नहीं कि हाँ चलो ज़मीन में ये सुधार करना है ताकि उपज ज़्यादा हो, ये करना, चलो ये कोई नहीं करता। अब ये गरीब थे किसान गरीब थे, तो किसान ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं उपजा पा रहे थे, ज़्यादा खाद मसाला पानी कीटनाशक नहीं दे पा रहे थे, तो कम उत्पादकता हो रहा था। अब कम उत्पादकता होगा तो अब आदमी जनसंख्या भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो खाने के लिए भी सामान बाहर से खरीदना पड़ता, तो बाहर से जो है अमेरिका से सामान आता था, गेहूँ आता था, जो हाँ सुअर को ज़्यादा खाने के लिए वो आता था, ठीक है। समझ रहे, कॉन्सेप्ट समझते जाइए अभी। तो अमेरिका से सामान आता था, ठीक है। अब कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादकता है, US से सामान आयात हमको करना पड़ रहा, तो इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ा कि हम जो है ये अनाज बताए ना, ये आपको भी अनाज कृषि अथी वाला बात की है, सुअर का गेहूं का बात, ये जब अपने JL नेहरू जी गए थे अनाज मांगने के लिए, गेहूं मांग ले, तो यही जो है दिया गया था, सुअर बोला था ये वाला गेहूं जो है ये ले जाइए खाने के लिए, मजाक उड़ाया गया था, ठीक है। तो इसी मजाक उड़ाने के कारण JL नेहरू जी जब आए तो यहाँ पर कृषि बताएगा कि हरित क्रांति की जन्मदाता भारत में कौन है, भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता उससे मिले थे, और वो नॉर्मन बोरलॉग के दोस्त थे, और ये भारत में जो है क्या किया गया, हरित क्रांति लाया गया था, ठीक है। उससे पहले भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार क्या किया गया कि भूमि सुधार में कृषि में समानता लाना है, कि कृषि की जो है समानता लाने के लिए जो भूमि सुधार करना पड़ेगा, तो भूमि सुधार में मालिक जो जमींदार था, जमींदार का हटा के जो एक्चुअल में ज़मीन होता तो उसको ज़मीन का मालिक बना देंगे। इससे क्या होगा, मालिक अपना जो होगा तो उस सारा किसी को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको, तो ऑटोमेटिकली ज़मीन का मालिक होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उत्पादन बढ़ेगा। और उसके बाद सेकंड, एक तो मालिक चेंज किया गया ज़मीन का, और सेकंड क्या किया गया, तो आपको हरित क्रांति लाई गई, और हरित क्रांति से अच्छे किस्म के HY अभी पढ़े ना, HY भी बीज, ठीक है, कीटनाशक, नए कृषि यंत्र, पानी, ये सब लाया गया, और उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाया गया। सबसे ज़्यादा इफेक्ट गेहूं और किस पे पड़ा था, चावल पे पड़ा था। और कल हम लोग पढ़े थे, कल के 9th 10th में पढ़े थे ना, 10th में, कि ये जो है सबसे ज़्यादा पश्चिमी UP हरियाणा और पंजाब में इसीलिए पड़ा कि यहाँ के किसान अमीर थे, और जितने जो हम तकनीकी बताए ये सब महंगा था, तो यहाँ के किसान आसानी से चीज़ें खरीद लिए और यहाँ पे जो है लगाए, तो ये जो है उत्पादकता आसानी से इस इफेक्ट में कृषि हरित क्रांति का इफेक्ट पड़ा, बाकी इलाका में नहीं पड़ा, कम पड़ा, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होता है। अब क्वेश्चन कुछ घुमा के आएगा आपके सामने, आप बकसिएगा नहीं बकसिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, भू सुधार के अंतर्गत लागू की गई सीमा निर्धारण के संबंध में, भूमि सुधार अभी तुरंत पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सीमा निर्धारण के संदर्भ में नीचे के कथन में सत्य कौन है। पहला स्टेटमेंट है सत्य पूछ रहा है। सीमा निर्धारण का अर्थ है किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, मतलब कि हाईएस्ट इतना ज़मीन आपके पास रहेगा ये एक्सेप्ट करना, बिल्कुल सही है। मतलब कि भूमि सीमा निर्धारण का मतलब था, भूमि सुधार में सीमा निर्धारण का मतलब था, फिर से करते हैं देखिएगा, भूमि सुधार में सीमा निर्धारण का मतलब था कि आपके पास अधिकतम इतना ज़मीन एक व्यक्ति के पास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 5 कट्ठा 15 कट्ठा जो भी फिक्स किया होगा, ठीक है। सेकंड कह रहा कि भूमि सीमा
निर्धारण कानून को न्यायालय में चुनौती दी गई। ठीक है, तो न्यायालय में इसको चुनौती दी गई। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ये भी और ये भी, क्योंकि ज़मींदार और जागीरदार और ये सब जाके कहा कि भाई नहीं, क्यों सीमा का आप मतलब कि ये कीजिएगा, फिक्स कीजिएगा कि 1 बीघा हम ज़मीन हाईएस्ट हर व्यक्ति के पास होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़मींदार और इस सब के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, इसीलिए न्यायालय में इसके विरुद्ध चला गया। जैसे किसान कानून के विरुद्ध चला गया ना लोग न्यायालय में, ठीक है, किसान चले गए थे कृषि कानून के विरुद्ध, वैसे ही जो भूमि सुधार कानून आया था, इसमें फिक्स कर दिया कि इससे इतना कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगा, तो न्यायालय में पहुंच गया ज़मींदार है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये जो हम बताए हैं वही चीज़ जो है, जो हम बोले ना वही चीज़ होगा। ठीक है, कि अच्छा ये मुख्य मकसद क्या था भूमि सुधार करने का, कि भूमि स्वामित्व का संकीर्णन जो है, भू स्वामित्व का संकीर्णन कम हो, यानी एक के व्यक्ति के पास पूरा ज़मीन नहीं हो, पूरे देश के पूरे राज्य के सभी व्यक्ति के पास बराबर बराबर ज़मीन हो, यानी कुछ न कुछ हिस्सा सबको मिले। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, 19 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। उद्योगपति के पास अपेक्षाकृत पूंजी की कमी, बिल्कुल पूजा पैसा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कह रहा था, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय औद्योगिक विकास का पिछड़ापन था, हमारे उद्योग धंधा बहुत पिछड़े हुए थे। क्या कारण थे, तो हमारे जो उद्योगपति थे उसके पास पैसे नहीं था, पूंजी की कमी थी। दूसरा, बाजार का आकार छोटा था, मार्केट जो है छोटा था, बिल्कुल सही है, सामान बेचने के लिए। और तीसरा, उद्योग के संबंध में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नीति की संबंध अस्पष्टता थी, यानी जो है उद्योग के लोग के लेकर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र के संबंधी नीति जो था वो स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था। तो ABC तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और ये जो चीज़ हम आपको बोले हैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, वही चीज़ बड़े एकदम, दूसरा कुछ न होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो है आपको दिख रहा है कल के क्लास में ये करेंगे आर्थिक सुधार। इतना ही टारगेट 2 चैप्टर का रखे थे, 2 चैप्टर कम कर दिए हैं। कल देखते हैं 2 या 3 चैप्टर कर देंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये सब चीज़ें कल हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, मात्र 1.5 घंटा किए हैं और 1.5 घंटा में कितना अच्छा जो है हम एक्सप्लेन कर पाए NCERT के 2 चैप्टर को, 11th को। ये लोग आप क्या कीजिएगा बताइए कमेंट करके। बाकी लोग टेलीग्राम पे, आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और सभी लोग टेस्ट पक्का दीजिएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का टेस्ट बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हम इतना अच्छा बनाते हैं इसका कोई जवाब नहीं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।